बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नावल है मेहरबान और ये लिखा है नबीला अजीज साहिबा ने। तो हम शुरू करते हैं अपना नावल। मुराद हसन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार हो रहा था जब सेबुन्नेसा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई और उसको यूं नक्सक से तैयार देखकर ठिठक गई। उसके जहन में खतरे शक का अलार्म बजा था। आप कहीं जा रहे हैं? फौरन जबान पे सवाल मचला। वो कोट का बटन बंद करते हुए टाई की नॉट दुरुस्त करने लगा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? एतराज शुरू हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ही अबरार की कॉल आई थी कि हम सब दोस्त इकट्ठा हो रहे हैं, तुम भी आ जाओ। मैं भी फारिग था इसलिए बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया। उसने ना बताने की वजह बताई। मैं भी आपके साथ चलूंगी। जेबुन्नेसा ने नया शोशा छोड़ा। मुराद ठिठक गया था। मेरे साथ? हाँ, आपके साथ। क्या मैं नहीं जा सकती? उसने शक की नजरों से देखा। मुराद हसन की पेशानी पर बल पड़ गए थे। तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा है? हम सब दोस्त इकट्ठा हो रहे हैं, यानी सिर्फ दोस्त। मुराद हसन ने जोर देकर कहा था। पहले भी तो आप मुझे अपने दोस्तों में लेकर जाते हैं ना। आज कोई नए दोस्त तो नहीं है? जेबुन्नेसा जिस बात पे अड़ चुकी थी सो अड़ चुकी थी। अब इस बात से हटना कब आसान था। पहले मैं तुम्हें अपने दोस्तों में नहीं, फंक्शन और पार्टीज में लेकर जाता हूँ, जहाँ सिर्फ मेरी बीवी और मेरे साथ नहीं होती बल्कि सबकी बीवियां उनके साथ होती हैं। उसने समझाने की कोशिश की। क्यों मुनासिब नहीं लगता? क्या मैं इतनी ही बुरी हूँ कि आप अपने दोस्तों के सामने नहीं ले जाना चाहते? जेबुन्नेसा की बेतुकी जिद और बहस पे मुराद हसन झुंझला गया। उफ जेबुन्नेसा, अब इसमें बुरी अब इसमें बुरी की बात कहाँ से आ गई है? तुम्हें फिर कभी किसी पार्टी में ले जाऊंगा। मुराद हसन ने अपने लहजे को हद तक इम्कान नरम रखने की कोशिश की थी। मैं आपके दोस्तों में जाऊंगी तो बेइज्जत हो जाऊंगी क्या? हर बात का उल्टा मतलब लेना उसने न जाने कहाँ से सीखा था। तुम नहीं, मैं बेइज्जत हो जाऊंगा। मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि मैं अपनी बीवी को हर जगह साथ लिए फिरता हूँ। तो बीवी को साथ लेकर फिरने में क्या हर्ज है? जेबुन्निसा की बहस जारी थी। मुराद वॉल क्लॉक की सिमट देख कर रह गया। वहां 9 बज रहे थे और उसके दोस्तों ने 9:30 बजे रेस्टोरेंट पहुंचने का कहा था। देखो ज़ेबुन्निसा, ये लाहासिल बहस है। मैं बहरहाल तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकता। हम लोग कल शाम डिनर करने चलेंगे। तुम कल तैयार रहना। वो अपना वॉलेट उठाकर जेब में रखते हुए बोला और कदम दरवाजे की सिमत बढ़ा दिए। आज किस चुड़ैल का आज किस चुड़ैल को टाइम दे रखा है? ज़ेबुन्निसा के अंदर का शक गाली की सूरत में बाहर आया था। मुराद हसन के कदम थम गए। क्या कह रही हो तुम? तुमने जरूर किसी लड़की को टाइम दे रखा है, इसीलिए मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे। तुम अय्याशी करने जा रहे हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हारी रंगरलियों को। ज़ेबुन्निसा यकदम चिल्ला उठी थी। बकवास बंद करो अपनी, जबान खींच लूंगा तुम्हारी। तुम हद से बढ़ रही हो। मुराद का नरम लहजा एकदम सख्त हो गया। वो हजार बार उसे इस बेबुनियाद शक पे तनबीह कर चुका था, लेकिन ज़ेबुन्निसा अपनी बदज़बानी पे आती तो मुराद हसन को आप के बजाय तुम कहती। मेरे पास तुम्हारे इन फजूल बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। वो खौफ ज़दा लहजे में कहकर कमरे से निकल गया था, बाहर आई लेकिन ज़ेबुन्निसा उसके पीछे लपकती हुई बाहर आई। मेरी बातें फ़ुज़ूल हैं तुम्हारे लिए? हाँ, फ़ुज़ूल हैं। मुराद हसन ने तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते हुए जवाब दिया। मैं भी फ़ुज़ूल हूँ ना तुम्हारे लिए? ज़ेबुन्निसा ने उसका कोट पकड़कर दबोच लिया था। मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हारी इन फ़ुज़ूल बातों के लिए कोई टाइम नहीं है। छोड़ो, मैं लेट हो रहा हूँ। वो झटके से अपना बाजू छुड़ाते हुए वहाँ से चला गया था और ज़ेबुन्निसा वहीं सीढ़ियों पे खड़ी रह गई। बेगम साहिबा, वो अमल बीबी का गर्म दूध से हाथ जल गया है, वो रो रही हैं। मुलाजिमा ने दस्तक देकर इत्तला दी थी और ज़ेबुन्निसा को मज़ीद तवा गया था। जलने दो कमबख्त का, ये मुसीबत मेरे लिए रह गई है। इसके बाप को बताओ जाकर जो तफरीह करने गया है। वो चिल्लाने लगी थी और मुलाजिमा उसके गुस्से से खाइफ होकर फौरन उल्टे कदमों भाग गई। ज़ेबुन्निसा को मुराद हसन पे गुस्सा होता तो वो गुस्सा अमल पे ही निकलता था, जिस पे मुराद हसन को बहुत तकलीफ होती थी। ज़ेबुन्निसा उसकी नागवारी और तकलीफ महसूस करके ऐसा काम जानबूझकर करती थी और वो उसे रोकता मना करता रह जाता था। वो सब यार दोस्त खाना खाने के बाद कुछ गप्पियों में मसरूफ थे जब अबरार सिकंदर के मोबाइल पे रिंग हुई थी। उसने मोबाइल निकाल के देखा तो थोड़ा ताज्जुब हुआ था, फिर कॉल अटेंड करने की गरज से दोस्तों के दरमियान से उठकर थोड़ा दूर चला आया। अस्सलाम वालेकुम, उसने कॉल अटेंड करते ही सलाम किया। अबरार बात कर रहे हो ना? दूसरी तरफ से सलाम का जवाब देना भी गवारा ना किया गया था। जी भाभी, मैं अबरार बात कर रहा हूँ। मुराद कहाँ है? उसके लहजे में शक बोल रहा था। क्यों, खैरियत तो है ना? अबरार को परेशानी हुई। जो मैंने पूछा है तुम वो बताओ। वो सख्ती से बोली। जी मुराद मेरे साथ ही है, आप बताएं तो सही क्या बात है? अबरार ने मजबूरन फिर इस्तफसार किया था। उसके साथ कौन लड़की है? ज़ेबुन्निसा ने काफ़ी राज़दाराना लहजे में पूछा। लड़की? अबरार को हैरत हुई। उसने गर्दन मोड़कर कुछ दूर बैठे मुराद को देखा, जो दोस्तों के साथ हँसी-मज़ाक में मसरूफ़ था।
आज वो सब दोस्त शायद 3 साल बाद इस तरह इकट्ठा मिलकर बैठे थे। अबरार, तुम चुप क्यों हो गए? जो मैंने पूछा है, तुम्हें समझ में नहीं आया? ज़ेबुन्निसा ने तंज़िया कहा। समझ में तो आ गया है भाभी, इसलिए तो मैं मुराद को गौर से देख रहा हूँ कि आखिर उसके साथ ऐसी कौन-सी लड़की है जो हमें भी नज़र नहीं आ रही। अबरार का जवाब भी तंज़ लिए हुए था। क्या मतलब है तुम्हारा? भाभी, मेरा मतलब साफ है, उसके साथ कोई लड़की होगी तो नज़र आएगी ना। वो अकेला है। आप प्लीज़ शक की ऐनक उतार कर देखें। उसके पुराने यार दोस्त मुझ समेत। अबरार ने उसे समझाने की नाकाम कोशिश की। मैं कौन-सा साथ हूँ उसके? और वो तुम्हारा कज़िन, तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा साला है। आखिर तुम उसके ऐबों पर पर्दा नहीं डालोगे तो और कौन डालेगा? ज़ेबुन्निसा के शक को का रुख अबरार की तरफ हो गया था। अगर आपको मेरे कहे पे इतनी ही बेएतबारी थी तो फिर ये पूछ-गुछ करने के लिए कॉल क्यों की? अबरार को ज़ेबुन्निसा की बात पे गुस्सा आ गया था, मगर मुराद की बीवी होने के नाते वो उसका काफ़ी अदब व एहतराम करता था, वरना कोई और होता तो 2-4 सुना भी देता। अबरार गुस्से से बंद मोबाइल को देखता रह गया था। वो जानता था कि मुराद की बीवी बदलिहाज और बदमिजाज है, लेकिन इस हद तक बदजुबान भी है, ये उसे आज पता चला था। वाकई ये मुराद की हिम्मत थी कि वो इतने सालों से उसके साथ निबाह करता चला आ रहा था, वरना ऐसी औरत के साथ तो बंदा एक दिन में पागल होके रह जाए। वो दिल ही दिल में सोचता वापस दोस्तों के पास आकर बैठ गया। किसका फोन था? खैरियत तो है? परेशान लग रहे हो? मुराद ने जरा देर के लिए दोस्तों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला तर्क करते हुए उससे पूछा। अबरार चौंक गया था। नहीं, किसी का नहीं था। उसने फौरन सर झटकते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। मुराद हसन और अबरार सिकंदर दोनों चचाज़ाद भाई थे और दोनों की बचपन से बेहद गहरी दोस्ती थी। और इस गहरी दोस्ती में इज़्ज़त व एहतराम उस वक़्त आया जब अबरार की शादी मुराद हसन की बहन शाहीना के साथ हुई। दोनों ही इस रिश्ते के हवाले से एक-दूसरे की बहुत इज़्ज़त और कदर करते थे। लेकिन इतने साल गुज़र जाने के बाद भी इस रिश्ते को लेकर उन दोनों की दोस्ती पे ज़रा-सी भी आँच नहीं आई थी। और उसकी बड़ी वजह ये थी कि अबरार को शाहीना से बहुत मोहब्बत थी और वो दोनों मियाँ-बीवी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत सुकून से गुज़ार रहे थे। और मुराद हसन इस चीज़ से बहुत खुश और मुतमईन था कि उसकी बहन का हमसफ़र अबरार सिकंदर जैसा सुलझा हुआ, समझदार और मुख़लिस आदमी है, जिसने कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था। बाकी दोस्त उन दोनों का मज़ाक उड़ाते थे कि साला और बहनोई बन के भी वो दोनों कितने इत्तेफ़ाक और मोहब्बत से रहते थे, खुशबाश और बेफ़िक्र। क्या ख़्याल है मुराद, हमें अब चलना चाहिए? बिलाखिर अबरार ने उठने का फ़ैसला किया। इतनी जल्दी यार? इतने दिनों बाद तो मिल बैठने का मौका मिला है, उनके दोस्त अज़हर ने खफगी से कहा। इतने दिनों बाद मिल बैठने का ये मतलब तो नहीं कि हम बीवी बच्चों को भूल जाएं। अबरार ने उन्हें एहसास दिलाया, रोजाना बीवी बच्चों के पास ही तो होते हैं। एक दिन भूल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हशाम बेजारी से गोया हुआ। अगर यही बात हमारी बीवियां सोचने लगे तो हमें कैसा लगेगा? अबरार के सवाल ने उनको लाजवाब कर दिया था। मुराद ने भी अबरार को हैरत से देखा था। लगता है काफी सादतमंद शौहर हो। हशाम ने मजाक उड़ाया। कह सकते हो यार, लेकिन इस वक्त मैं शौहर नहीं एक बाप बन के सोच रहा हूँ। दरअसल छोटे जावियार की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसे मेडिसिन देकर सुला आया था। शहरयार तो खैर बड़ा है, लेकिन छोटे दोनों अपनी माँ को बहुत तंग करते हैं। अबरार ने जवाब दिया था। ओह, यानी सादतमंद शौहर ही नहीं, केयरिंग बाप भी हो। हशाम ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मगर अबरार नर्वस होने वाला नहीं था। बच्चे मेरे हैं, इसलिए केयर भी तो मुझे ही करनी होगी ना। ओके ओके, जाओ यार, अपने फराइज निभाओ जाकर, उन्होंने तंज और खफगी से कहा। और तुम? अबरार ने मुराद की तरफ देखा, वो भी खड़ा हो गया। मैं भी चलता हूँ। क्यों, क्या अब तुम्हें भी बेटी याद आ गई है? उनका रुख मुराद की तरफ हो गया। वो दोनों हंसते हुए खुदा हाफिज कहकर रेस्टोरेंट के अहाते से बाहर निकल आए थे। उन दोनों का रुख पार्किंग की तरफ था। क्या बात है अबरार, तुम चुप क्यों हो? मुराद काफी देर से उसकी चुप नोट कर रहा था। क्या तुम्हारे और भाभी के दरमियान कोई बात, कोई झगड़ा हुआ है? अबरार ने अपनी गाड़ी के करीब ठहरते हुए जरा रसानियत से पूछा, लेकिन उसके सवाल पे मुराद बुरी तरह चौंक उठा। क्यों, खैरियत? तुम क्यों पूछ रहे हो? मुराद को उसके सवाल पे हैरत हुई थी। वो चुप रहा तो मुराद समझ गया, यार मैं तंग आ गया हूँ, आखिर क्या करूँ इस औरत का? कहीं भी सुकून से रहने नहीं देती, ना घर में ना घर से बाहर। मुराद जब्त करते करते भी अब यकदम फट पड़ा था। प्लीज यार, आराम से और प्यार से समझाने की कोशिश करो, शायद असर हो ही जाए। अबरार ने हिम्मत बंधाई। वो एहसास कमतरी की मारी हुई औरत प्यार को भी प्यार नहीं समझती, उसमें भी शक की मिलावट कर देती है। वो समझती है उसके साथ प्यार मोहब्बत का ड्रामा करता हूँ। मुराद हसन का लहजा तल्ख हो गया था। तो तुम उन्हें यकीन दिलाओ ना कि तुम किसी और से नहीं बल्कि उनसे ही मोहब्बत करते हो। उसने मुराद को समझाने की कोशिश की। कैसे यकीन दिलाऊं? क्या उसके कदमों में सर रख के रोऊं, गिड़गिड़ाऊं कि प्लीज मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो? मुराद तल्खी और बेबसी की इंतहा पे था। पापा, मेरा हाथ जल गया है। वो नाश्ता करने में मसरूफ था जब अमल भी सूरती हुई उसके करीब आई थी।
मुराद ने चौंक कर अमल की तरफ देखा। वो अपना हाथ उसे दिखा रही थी, जिसे देखकर मुराद हसन के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके छोटे से हाथ पे जा बजा आबले पड़े हुए थे। ये आबले शायद बिस्तर की रगड़ लगने से फट गए थे और वहां से जिल्द उतरी हुई लग रही थी और मुराद हसन का दिल मुट्ठी में आ गया था। वो तड़प कर उसके करीब आया था। ये कैसे जला है? उसने कलाई से पकड़कर उसका हाथ देखा। साहब जी, अमल बीबी के हाथ पे गरम दूध गिर गया था। मुलाजमा चाय लेकर आई तो मुराद की बात सुनकर रुक गई। इतना गरम दूध कहाँ रखा था? साहब जी, दूध तो किचन में ही रखा था, लेकिन शायद अमल बीबी को भूख लग रही थी, इसलिए खुद ही किचन से दूध लेने चली गई। मुलाजमा बताकर चली गई और मुराद ने खूंखार नजरों से ज़ैबुन्निसा को देखा। वो नाश्ता करने में मगन थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसका लहजा इंतहाई सख्त और खुरदरा हो रहा था। ज़ेबुन्निसा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। वो उसकी खामोशी देखकर तप गया था। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि उस वक्त तुम अपनी अय्याशियों में मसरूफ थे। तुम्हें बताती तो तुम डिस्टर्ब होते। ज़ेबुन्निसा ने उसे मजीद तपा के रख दिया था। बकवास मत करो। कितनी बार कहा है कि अपनी जबान मुलाजिमों और बच्ची के सामने बंद रखा करो। वो गुर्रा के बोला। मुलाजिम अंधे नहीं है। रही तुम्हारी बच्ची, तो उसे भी ये पता होना चाहिए कि उसका बाप क्या गुल खिला रहा है। शट अप, जस्ट शट अप। वो एकदम दहाड़ा। तुम इस तरह चीख चिल्लाकर मेरी जबान बंद नहीं करवा सकते। मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम रात गए घर आते हो और कभी कभी तो आते भी नहीं हो। चटाक। चीख चीख कर बोलती ज़ैबुन्निसा का मुंह इंतहाई जोरदार थप्पड़ ने बंद करवा दिया था। लगाम दो अपनी इस बेहुदा जबान को, लगाम दो, वरना यही जबान तुम्हें बर्बाद कर देगी। उसने ज़ैबुन्निसा को जबड़े से पकड़ लिया था। मैं बर्बाद हुई तो साथ तुम भी बर्बाद होगे मुराद हसन। उसने झटके से अपना चेहरा उसके शिकंजे से छुड़ा लिया था। ये भूल है तुम्हारी, मुराद हकारत से देखते हुए बोला। मेरी भूल है तो तुम्हारी खुशफहमी है कि तुम मुझे बर्बाद कर दोगे, बल्कि ये कहो कि तुम अपने आप को बर्बाद करोगे। जवाबन वो भी फुनकार रही थी। हम्म वो नफरत से सर झटकता हुआ पलटा तो अमल को देखकर ठिठक गया। वो डाइनिंग रूम के एक कोने में दुबकी गुटी गुटी आवाज में रो रही थी। वो माँ बाप को इस तरह खूंखार तेवरों में देखकर सहम गई थी। उसका डर और खौफ उसके चेहरे से आया हो रहा था। मुराद बेसाख्ता उसकी तरफ बढ़ा तो वो यकदम आंखें बंद करके चीखने लगी थी। अमल, मेरी जान। उसने अमल को उठाकर दोनों बाजुओं में भींच लिया था और उसे लेकर घर से निकल गया। उसका इरादा डॉक्टर के पास जाने का था। अमल के हाथ को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। वो ऑफिस में था जब अबरार की कॉल आई। कैसे हो? अबरार ने संजीदगी से पूछा। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, कैसे याद किया? मुराद हसन अपने सामने टेबल पे फैली फाइल्स में बिजी था, इसीलिए उसकी मसरूफियत उसके लहजे से ही महसूस हो रही थी। कहाँ हो तुम? अबरार ने दूसरा सवाल पूछा। ऑफिस में हूँ यार। और कहाँ होना है? मुराद के लहजे में अचानक थकन उतर आई थी। थके हुए लग रहे हो। अबरार के अंदाजे पे मुराद मुस्कुरा दिया। मैं थका हुआ लग नहीं रहा, बल्कि थका हुआ हूँ। ओह, तो फिर ये थकन उतरेगी कैसे? कैसे खुशनसीब होते हैं वो शौहर जिनकी थकन बीवियां समेट लेती हैं। मुराद के अंदाज में हसरत थी। अबरार चुप सा हो गया था। उसका जी चाहा वो फोन बंद कर दे और अपने दोस्त को मजीद परेशान ना करे, मगर बताए बगैर चारा भी तो नहीं था। ऑफिस से ऑफ कब हो रहे हो? 5 बजे। क्यों? मुराद ठिठका। वापसी पे घर जाते हुए हमारी तरफ से होकर जाना। अबरार ने आखिर कह ही दिया। खैरियत तो है ना? मुराद कुछ परेशान सा हो गया। हाँ, खैरियत है। वो दरअसल ज़ेबुन्निसा भाभी और अमल हमारे तरफ है। अबरार ने उसकी तसल्ली के लिए बता दिया। ज़ेबुन्निसा और अमल? मुराद ज़ेरे लब दोहरा के रह गया था। हाँ, काफी देर से वो यहाँ ही हैं, इसलिए तुमसे क्या कहा है कि वापस जाते हुए तुम भी आ जाना। आराम से बैठकर बात होगी। अबरार न जाने क्या कह रहा था। मुराद ने कुछ भी सुने सुने और कहे बगैर फोन बंद कर दिया था। उसका दिमाग बाउफ हो चुका था। गोया अब वो औरत अपने घर का मसला और झगड़ा लेकर दूसरों के घर पहुंच गई थी। अब वो उसके बहन और बहनोई को डिस्टर्ब करने के चक्कर में थी। यानी मुराद हसन को जलील करने का एक और तरीका पर अमल पैरा थी। वो सोचते हुए सब कुछ छोड़कर यकदम खड़ा हो गया था। इंतहाई जरूरी काम भी यूं ही अधूरा छोड़कर रह गया था। उसका ध्यान तमाम फाइल से हट के अबरार और शाहीना की तरफ हो चुका था, जो इस वक्त ज़ेबुन्निसा जैसी नागहानी आफत को भुगत रहे थे। आर यू ऑल राइट सर? उसकी सेक्रेटरी अंदर दाखिल हुई तो उसे यूं खोई खोई मुतफक्किर सी कैफियत में खड़े देखकर ठिठक गई थी। एवरीथिंग इज ओके। वो सर हिलाता टेबल की तरफ पलटा। सब कुछ समेटकर काम होने के बावजूद वक्त से पहले ही ऑफिस से उठ गया। अस्सलामुअलैकुम। उसने ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए काफी सर्द आवाज में सलाम किया था। मुराद भाई। शाहिना इतने दिनों बाद अपने भाई को देख रही थी, फौरन लपक के करीब आई। कैसी हो? मुराद ने उसका सर थपका। ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं क्या सुनाऊं? मेरी बीवी इतना कुछ सुनाती फिर रही है कि मेरे सुनाने की तो गुंजाइश ही नहीं निकलती। मुराद का लहजा काटदार था। सामने सोफे पे बैठी ज़ैबुन्निसा के आंसुओं में शिद्दत आ गई थी।
वो लोगों के सामने अपनी मजलूमियत और मासूमियत के रिकॉर्ड आंसुओं के ज़रिए ही तोड़ती थी। भाई, आप बैठे तो सही, शाहिना ने सोफ़े की तरफ इशारा किया। वो आहिस्तगी से बैठ गया। बराबर वाले सोफ़े पे अबरार भी बैठा हुआ था। जी फरमाइए, अदालत में मेरी पेशी किस लिए हुई है? वो पूछ तो अबरार से रहा था, लेकिन नज़रों की तलवार ज़ेबुन्निसा के वजूद पे लटक रही थी, जैसे अभी काट के रख देगी। आप लोगों का सुबह कोई झगड़ा हुआ था? अबरार ज़ेबुन्निसा का तरफदार बन के बोल रहा था। हाँ, हुआ था झगड़ा, उसने एतराफ़ किया। तुमने भाभी पे हाथ उठाया? हाँ, मगर क्यों? शौहर कभी भी बीवी पे हाथ नहीं उठाता, बल्कि बीवी उसे हाथ उठाने पे खुद मजबूर करती है। मुराद ने संजीदगी से जवाब दिया। ये मसले का हल तो नहीं है ना? उन्हों तो मसला हल कौन करना चाहता है भला? मुराद ने तंज़िया कहा। मुराद प्लीज़, आप लोग एक-दूसरे से बदगुमानी छोड़कर कुछ देर आराम से बैठकर बात करो। उसने समझाने की कोशिश की। असल मसला मेरी बदसूरती है, जो कभी भी हल नहीं होगी। ज़ेबुन्निसा ने मुदाखलत की, लहजा रुआँसा था। असल मसला तुम्हारी बदसूरती नहीं, तुम्हारी बदसीरती है। तुम्हारी ज़हनियत है, तुम्हारा एहसास कमतरी है, तुम्हारी घटिया और छोटी सोच असल मसला है, जो कभी भी हल नहीं हो सकता। मुराद ने लफ्ज़ चबा-चबा कर कहते। देखा अबरार भाई, ये इस तरह बात करते हैं मुझसे। उसने अपने तरफदार को घसीटा। तुम मजबूर करती हो मुझे। मुराद का लहजा सर्द था। मुराद, अबरार ने उसे तनबीह की। यार, मैं ठीक कह रहा हूँ। इसने अपनी बदसूरती को एक तौक बनाकर मेरे गले में डाल दिया है, और वक्फे वक्फे से मुझे याद दिलाती है कि ये बदसूरत है। ये अपनी बदसूरती का ढिंढोरा खुद पीटती है। इससे पूछो, क्या मैंने कभी भी इसे बदसूरत कहा है? उसका हर हक अदा किया है, हर फ़र्ज़ पूरा किया है, हर बात को अहमियत दी है। फिर भी आखिर क्यों? क्या कमी है मेरे खुलूस में? मुराद झुँझला गया था। कमी तुम में नहीं, कमी तो मुझ में है। ज़ेबुन्निसा का लहज़ा अजीब-सा हो रहा था। तो फिर तुम अपनी कमी को मेरी सज़ा क्यों बना रही हो? मुराद ने तेज़ आवाज़ में कहा। क्योंकि तुम मुझे मेरी इस कमी का एहसास दिलाते हो। घर से बाहर रहकर मुझे ये बावर करवाते हो कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। ज़ेबुन्निसा ने फिर वही पसंद और नापसंद की तकरार शुरू कर दी थी। मुराद ज़िच हो चुका था। मुझे तुम्हारा वजूद नहीं, तुम्हारी बातें घर से बाहर रहने पर मजबूर करती हैं। तुम्हारी बातें नापसंद हैं मुझे। मुराद जोर देकर बोला था। तो यही कह दो ना कि मैं भी नापसंद हूँ। मेरी बातें बुरी लगती हैं तो यकीनन मैं भी तो बुरी लगती ही होंगी। वो अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई थी। वो चाहती थी कि मुराद हसन उसके लिए नापसंदीदगी का इज़हार करे और वो जवाबन हंगामा खड़ा कर दे, लेकिन मुराद हसन ने कभी भी उसकी बदसूरती को इश्यू नहीं बनाया था। माँ-बाप ने उसके साथ शादी कर दी और वो माँ-बाप की खुशी में खुश हो गया। लेकिन ज़ैबुन्निसा मुराद हसन की मर्दाना वजाहत और शानदार पर्सनैलिटी के सामने अपने आप को इंतहाई कमतर समझती थी। उसके सामने वो दब जाती थी, और ये एहसास उसे लोगों की नज़रों से भी होता था। किसी महफ़िल में जहाँ मुराद हसन होता, वहाँ ज़ेबुन्निसा को अपना वजूद नज़र ही नहीं आता था। ज़ेबुन्निसा उसके बराबर खड़े होने से भी कतरा जाती थी। वो फंक्शंस और पार्टीज़ में दूसरी ख़वातीन के साथ गुफ्तगू करता तो वो जल-जल कर राख होती रहती, और फिर उसकी ये जलन और एहसास कमतरी मुराद हसन के लिए शक का रूप धार गई। उसने अपनी हरकतों और अपनी बातों की वजह से मुराद हसन का सोना-जागना, खाना-पीना हराम करके रख दिया था। पहले वो चुप हो जाती और दब के रहती थी, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उसके अंदर के गुबार को रास्ता मिल गया। उसे ज़बान हिलाना आ गया था, उसे मुँह खोलना और आग उगलना आ गया था, और उसने मुराद हसन का लिहाज़ करना छोड़ दिया था। अब वो बात भी करती थी तो छत फाड़ के। उसने मुराद हसन को हर जगह ज़लील करके रख दिया था। हालाँकि मुराद हसन कहीं भी कसूरवार नहीं था, लेकिन उसने उसे कसूरवार बना दिया था। आज वो अपनी बहन और बहनोई के घर में सर झुकाए बैठा राख हो रहा था। तुम आखिर चाहती क्या हो? मुराद ने ज़ब्त से काम लेते हुए काफ़ी तहम्मुल से पूछा था। तुम गैर औरतों के पास जाना छोड़ दो। ज़ेबुन्निसा की वही एक बात थी। मुराद ने अपने बराबर बैठे अबरार को देखा। अबरार नज़रें चुरा गया। वो जानता था कि ज़ेबुन्निसा मुराद पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है। तुम बताओ, अब मैं क्या जवाब दूँ? मुराद ने अबरार से पूछा, क्योंकि वही अपनी भाभी का तरफदार बना बैठा था। देखिए भाभी, ये आपकी गलतफ़हमी है। मुराद का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। वो आपके साथ मुखलिस है। प्लीज़ बिलीव मी। अबरार ने काफ़ी मतानत से बात की थी, लेकिन ज़ेबुन्निसा तो ज़ेबुन्निसा ही थी ना। किस चीज़ के बलबूते पे यकीन करूँ? एक तरफ ज़ेबुन्निसा अबरार सिकंदर को भाई कहकर उससे भाइयों वाला मान तलब कर रही थी, और जब वो उसे मान बख्श रहा था तो वो अपनी बेएतबारी दिखाने लगी। अबरार चुप कर गया। बताइए ना, किस बलबूते पे यकीन करूँ? उसने फिर सवाल किया। जब आपको एक भाई पे यकीन नहीं है तो किसी और पे क्यों होगा? अबरार ने अफ़सोस से गर्दन हिलाई। मुझे इसलिए यकीन नहीं है क्योंकि तुम मेरे नहीं, मुराद हसन के भाई हो। तुम्हें मेरी नहीं इसकी बात ठीक लगेगी, तुम्हें मैं गलत नज़र आऊँगी। तुम सब मुझे ही दोष दोगे, और इसे नेक और पारसा समझोगे, क्योंकि वो तुम्हारा अपना है और मैं गैर। सेबुन्निसा का वावैला शुरू हो गया। देखिए भाभी, आप गैर नहीं हैं, आप हमारी कज़न हैं।
हमारी बहन है, हमारी अपनी है, आप प्लीज़ अपने आप को तनहा मत समझें। शाहीना अपनी जगह से उठकर ज़ैबुन्निसा के करीब आ बैठी और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे तसल्ली देनी चाही। लेकिन ज़ैबुन्निसा एकदम बिदक के पीछे हट गई। क्यों? क्यों ना समझूँ तना? तुम मुराद हसन की बहन हो, उस जैसी ही घुन्नी और मीसनी। मैं जानती हूँ तुम ये इसे अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ पट्टियाँ पढ़ाती हो। तुम्हारा और तुम्हारे शौहर का किया धरा है सब कुछ। तुम सब मिलकर कमीनगी कर रहे हो। वो यकदम चीखी और मुराद ने अपनी जगह से उठते हुए एकदम उसे एक जन्नाटेदार थप्पड़ दे मारा था, जबकि अबरार और शाहिना अपनी अपनी जगह पे शॉक्ड रह गए थे। उसने उन दोनों मियाँ बीवी पे कितना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। वो ऐसी बात कह गई थी जो उन्होंने कभी ख्वाब वो ख्याल में भी नहीं सोची थी। घर चलो, मुराद ने पथरीले लहजे में कहा। नहीं जाऊंगी मैं आज तुम्हारे साथ, कोई फैसला करके ही जाऊंगी। वो इनकारी थी। मैं कह रहा हूँ घर चलो। नहीं जाऊंगी। ठीक है ना जाओ, लेकिन मैंने आज फैसला कर लिया है, खुदा हाफिज। वो एकदम कहते हुए मुड़ा और वहां से चला गया था। अबरार और शाहिना जू के तू बैठे रहे, जबकि जेबुन्निसा फुनकार रही थी। तलाक? ज़ेबुन्निसा तलाक के पेपर्स देखकर सन्नाटे में आ गई थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रात को मुराद हसन अकेला ही घर आ गया था और गुस्से की वजह से उसकी हालत ऐसी थी कि शाहिना ने ना चाहते हुए भी नागवारी के बावजूद ज़ेबुन्निसा को घर पे रोक लिया था। वो जानती थी कि मुराद उसकी कही बात को मुआफ नहीं करेगा। इसलिए मज़ीद दंगा फ़साद फैलाने से बेहतर था कि ज़ेबुन्निसा कुछ देर उसकी नज़रों से ओझल ही रहती। ज़ेबुन्निसा रुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो रुक ही गई थी। लेकिन सुबह होते ही उसने वापसी का शोर मचा दिया था। अमल को तैयार किया और अबरार के ड्राइवर के साथ घर आ गई, लेकिन जैसे ही वो कमरे में पहुंची, बेड पे उसका तलाकनामा रखा था। वो चकरा कर रह गई थी। मुराद हसन ने मुझे तलाक दे दी। वो गुमसुम लहजे में खुद कलामी के से अंदाज में बोली थी और वहीं बेड पे बैठ गई थी। उसने कमरे में चारों अतराफ नजर दौड़ाई। कमरे की एक एक चीज अजनबी और पराई हो चुकी थी। हालांकि उसने इस कमरे में 6 साल गुजारे थे, मगर 6 सालों की रफाकत 6 मिनटों में अजनबी हो गई थी। सेबुन्निसा को वहीं बैठे बैठे न जाने कितनी देर गुजर गई। मुराद हसन भी घर आ गया था। वो कहीं गया हुआ था शायद। उसे देखकर जेबुन्निसा तीर की तरह करीब आई थी। मुराद, तुमने तुमने मुझे तलाक दे दी? उसने मुराद हसन का बाजू दबोच लिया। हाँ, मैंने तुम्हें तलाक दे दी। उसका लहजा सर्दो सपाट था। ज़ेबुन्निसा की आंखें फैल गई थीं और उस पे वहशत सवार हो गई थी। क्यों? तुमने मुझे तलाक क्यों दी? क्यों दी तुमने तलाक? वो मुराद पे झपट पड़ी थी, लेकिन मुराद ने उसे एक झटके से दूर फेंक दिया था। तुम जुनूनी और पागल औरत, ये भूल रही हो कि अब मैं तुम्हारे लिए नामहरम हूँ। तुम्हें मेरे करीब तो क्या मेरे सामने भी नहीं आना चाहिए। मुराद हक़ारत से बोल रहा था। मैं पागल और जुनूनी हूँ? मैं बदसूरत और बुरी हूँ? लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मुराद हसन। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ज़ेबुन्निसा ने कमरे की चीजें उठा उठा कर उसे मारना शुरू कर दी थी। मुराद कुछ भी कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गया था। वो आज अपने ज़रूरी काम निपटाता फिर रहा था। उसके इरादे क्या थे, ये कोई भी नहीं जानता था। ज़ैबुन्निसा ने शाहिना और अबरार के घर फ़ोन करके मुग़ल्लज़ात बकना शुरू कर दिया था। ये मसला तलाक के बाद हल होने के बजाय मज़ीद गंभीर हो गया था, क्योंकि मुराद हसन ने अपनी बेटी अपने पास रखने का फ़ैसला किया था और ज़ेबुन्निसा को घर छोड़ देने का कहा था। लेकिन ज़ेबुन्निसा ये वार खाली क्यों जाने देती? उसने अमल को अपने पास रखने का शोशा छोड़ दिया था, मगर मुराद हसन उस जैसी ज़हनी मरीज़ा के पास अपनी बेटी को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसने अमल को ज़ेबुन्निसा के हवाले करने से इनकार कर दिया था। लेकिन ज़ेबुन्निसा ने इस इनकार को अपनी ज़िद बना लिया। वो कुछ भी सोचे समझे बगैर अदालत पहुँच गई। अबरार और शाहिना ने मुराद को समझाने की कोशिश भी की थी कि अमल को ज़ेब-उन-निसा के हवाले कर दे, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। वो अपनी बेटी की तरबियत खुद करना चाहता था। लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुनाकर मुराद हसन को मजबूर व बेबस कर दिया था। फैसला ज़ेब-उन-निसा के हक में हुआ था, इसलिए वो मज़ीद मुकाबले पे खड़ा ना रह सका और अमल को ज़ेब-उन-निसा के पास भेज दिया। लिहाजा अमल के जाने के बाद फ़ौरन ही उसने अपना टिकट कन्फ़र्म करवा लिया था। उसने अंदर ही अंदर अपने अमरीका जाने के इंतज़ामात मुकम्मल कर रखे थे। इरादा था कि अमल को भी साथ लेकर जाएगा, लेकिन ज़ैबुन्निसा आड़े आ गई थी। सो मजबूरन उसे अकेले ही जाना पड़ा था, लेकिन जाने से पहले उसने बेटी की सहूलत के लिए एक फ्लैट और गाड़ी खरीद कर ज़ैबुन्निसा के नाम कर दी थी। हक़ मेहर की रकम तो वो पहले ही उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा चुका था, अलबत्ता अमल के अखराजात के लिए भी उसने अलग से कैश भिजवाया था और आइंदा माहाना खर्चे की ज़िम्मेदारी भी खुद ही उठा ली थी। वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उसने इस ज़िम्मेदारी को एहसन तरीके से निभाया था। फिर उसने दूसरी शादी भी कर ली और दूसरी बीवी से 2 बेटे भी हो गए थे, लेकिन फिर भी अमल के मामले में कोई कोताही नहीं की थी।
अगले चंद सालों में मिलने वाला सबसे बड़ा धचका अबरार सिकंदर की मौत का था। मुराद हसन और शाहीना अबरार सिकंदर की नागहानी मौत के बाद जैसे खाली खाली से हो गए थे। शाहीना शौहर की दायमी जुदाई और मुराद हसन दोस्त के बिछड़ जाने का गम मातम की सूरत में मना रहे थे। जिंदगी में पहली बार मुराद हसन यूं रोया था। उसके सारे रिश्ते अबरार सिकंदर से मंसूब थे। वो उसका यार, उसका गमगुसार था, उसका हमदर्द और हमराज भी था। लेकिन इस कड़े वक्त में उसे हौसला बुलंद रखना था, क्योंकि अबरार सिकंदर के बच्चे अकेले थे। यतीमी का दुख उन्हें भी दिन रात रुला रहा था। शाइना बिखर के रह गई थी। ऐसे में सिर्फ मुराद हसन ही था जो उन्हें संभाल सकता था, और उसने अपनी पूरी पूरी कोशिश कर डाली थी। अबरार सिकंदर बैंक में जॉब करता था, और उसकी डेथ के बाद बैंक की तरफ से यही जॉब शाइना को ऑफर हुई। वो पढ़ी लिखी और समझदार औरत थी। जब भी मुराद के मना करने के बावजूद ये जॉब कर ली थी। वो अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाना चाहती थी, और अल्लाह ने उसे बेहतर मौका फराहम कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद मुराद हसन ने अपना हाथ नहीं खींचा था। वो साथ साथ बहन की हेल्प करता रहता था। शहरयार तालीम से फारिग हुआ तो उसे छोटा-मोटा कारोबार सेट कर दिया था, और ज़ावियार की ख्वाहिश पे उसका वीज़ा अप्लाई कर दिया, और महज़ 3 महीने में उसका वीज़ा ओके हो गया, और वो अपने मामू मुराद हसन के पास अमरीका चला गया था। छोटे दोनों बहन-भाई असफ़ी और ऐनी अभी स्कूल में पढ़ रहे थे, इसलिए शाहीना उनकी तरफ से बेफ़िक्र थी। उसे सबसे ज़्यादा फ़िक्र शहरयार और ज़ावियार की तरफ से थी, क्योंकि वो जिस ऐज में थे, इसमें बिगड़ने के इम्कानात ज़्यादा थे, लेकिन मुराद हसन उन्हें बड़े तरीके से हैंडल करते थे। अब शहरयार बिज़नेस में कामयाबी के लिए जद्दोजहद कर रहा था, और ज़ावियार तालीमी रिकॉर्ड बनाने की धुन में मगन था। शाइना इस चीज़ पे खुश और मुतमईन थी, और मुराद को भी इत्मीनान था। अलबत्ता मुराद हसन की अपनी बेटी की तालीम और तरबियत कैसी हुई थी, वो कोशिश के बावजूद नहीं जान सका था। तुम्हारा स्कूल जाना बंद। वो स्कूल के लिए तैयार हो रही थी जब ज़ेबुन्निसा ने हुक्म सादिर किया था। मगर मम्मी, अभी तो मैंने मैट्रिक भी नहीं किया। अमल ने हैरानी से कहा। ज़रूरत ही क्या है? ज़ेबुन्निसा तब मुस्कुराना बोली। मम्मी, तालीम ज़रूरत देख कर तो नहीं। बस मुझे सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने जितना पढ़ पढ़ लिया है वही काफ़ी है। मैं तुम्हारी इतनी महँगी फ़ीसें नहीं भर सकती। तुम्हारा बाप फैक्ट्रियाँ मेरे नाम करके नहीं गया जिनकी आमदनी तुम पे खर्च कर दूँ। ये 2 कमरे की कब्र उसने हमारे नाम की है, एक तुझे दफ़्न करने के लिए और एक मुझे दफ़्न करने के लिए। ज़ेबुन्निसा ने फ्लैट पे एक तहक़ीर भरी नज़र डाली। तो ना लेती आप ये कब्र क्यों ले ली थी? अमल तल्ख़ी से बोली। अगर ना लेती तो कहाँ जाती मनहूस? मनहूस मैं नहीं, मनहूस तो आप हैं। आपको वो महल जैसा घर रास नहीं आया, और उठकर इस कोठरी में आ गई। अपनी ज़बान से अपनी ज़िंदगी तबाह कर डाली, और साथ-साथ मुझे भी ज़लील व ख्वार करके रख दिया। क्या मिला आपको ऐसा करके? अब तो खुश है ना? अमल एकदम फट पड़ी थी। अपनी उम्र के लिहाज से वो अभी बच्ची थी, लेकिन माँ की बदज़बानी ने उसे भी तेज़ धार बना दिया था। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें कह जाती थी, यहाँ तक कि माँ का लिहाज़ भी नहीं करती थी। तो मु तू मुझे बातें सुनाती है? मैं तेरी हड्डियाँ पीस के रख दूँगी। ज़ेबुन्निसा ने हाथ में पकड़े बेलन से उसे मारना शुरू कर दिया था, और अमल की चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। ज़ेबुन्निसा का गुस्सा कम ही नहीं हो रहा था। वो उसको मार-मार के हाँफने लगी थी, और अमल कालीन पे गिरी तड़प रही थी। बेलन उसके कोहनी की हड्डी पे लगा था, और दर्द की लहरें पूरे जिस्म में उठ रही थी। गाल पे थप्पड़ भी पड़ा था, जिससे गाल अंदर से फट गया था और मुंह से खून बहने लगा था। अगर इतनी ही हमदर्दी है अपने बाप से तो चली जाओ उसके पास। 8 साल हो गए हैं, वो तेरी शक्ल पे थूकने भी नहीं आया। अगर इतनी ही परवाह होती तो तुझे अपने साथ लेके जाता, महीने के महीने खैरात ना भिजवाता। उसने कालीन पे झुककर अमल के बालों को झिंझोड़ा, और अमल अपनी तकलीफ पे रोती बिलखती उठने की कोशिश करती रह गई थी। ज़ेबुन्निसा उसे ठोकर मारकर अपने कमरे में चली गई, और फिर ये मारपीट का सिलसिला चल निकला था, क्योंकि अमल को जवाबन ज़बान का इस्तेमाल करना आ गया था, जो ज़ेबुन्निसा की बर्दाश्त से बाहर हो जाता था। और उसके बाद उनके फ्लैट में दंगा-फ़साद मच जाता था, बाहर तक आवाज़ें जाती। इन दोनों माँ-बेटी के मुँह से निकलने वाले मुग़ल्लज़ात की कोई हद नहीं होती थी, बल्कि अमल अपनी माँ से भी 4 हाथ आगे थी। ज़ेबुन्निसा का रंग उसपे पूरी तरह से आया था, और इसी घुटे-घुटे माहौल ने उसको इतना मुंतशिर कर दिया कि अब उसे वहशत के दौरे पड़ने लगे थे, और इस दौरे के दौरान वो खुद खौफ़ज़दा भी हो जाती थी और ख़तरनाक भी। उसने एक बार छुरी लेकर ज़ेबुन्निसा पे हमला भी किया था, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो उसके वार से बच गई थी। अलबत्ता बाजू और हाथ ज़ख्मी हो गए थे, और अब ज़ेबुन्निसा को अपना आप खतरे में लगने लगा था। शहरयार, शहरयार कहाँ हो बेटा? शाहिना उसे पुकारते हुए ऊपर आई। जी अम्मी, क्या बात है? शहरयार अपने बेडरूम से निकल आया। ज़ावियार आ रहा है, उन्होंने खुशी-खुशी बताया। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन उसके साथ कोई और भी आ रहा है। शाहिना के लहजे में खुशी रक्स कर रही थी। कौन? तुम्हारे मामू। शाहिना का चेहरा दमक रहा था। मुराद हसन 14 साल बाद पाकिस्तान आ रहे थे, और एक बहन के लिए ये खुशी कुछ कम तो ना थी। सच?
फिर तो वाकई बहुत खुशी की बात है। शहरयार को भी सुनकर खुशी हुई थी। उनका फ्यूचर बनाने में उनके मामू का बहुत बड़ा हाथ था। आज वो दोनों भाई उन्हीं की वजह से अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल हुए थे। अकेले आ रहे हैं? हाँ, फिलहाल तो अकेले ही आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द अपनी फैमिली को भी यहीं ले आएंगे। शाइना की अभी अभी मुराद हसन से तफसीली बात हुई थी, लेकिन ये अचानक कैसे प्रोग्राम बन गया? प्रोग्राम अचानक नहीं बना, बल्कि बनवाया गया है। शाइना मुस्कुराई। क्या मतलब? शहरयार नासमझी से बोला। मैंने उनसे कहा था कि शहरयार की शादी की डेट उस रोज फिक्स करूंगी जिस रोज आप आएंगे। मैं अकेली बेटे की शादी नहीं कर सकती, सो उन्हें मेरी बात माननी पड़ी, इसीलिए आ रहे हैं। शाइना ने सारी बात बताई। ओ, तो असल वजह मैं हूँ, वो मेरे लिए आ रहे हैं। शहरयार ने कॉलर खड़े किए। तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी शादी के लिए। उन्होंने मुस्कुराकर चपत लगाई। तो फिर कब हो रही है मेरी शादी? शहरयार ने शरारत से पूछा। जब तुम्हारे मामू ने कहा। वो कह के उठ गई। ये खुशखबरी मंगेतर को सुनानी थी, इसलिए नेट ऑन कर लिया, और अभी वो मंगेतर से बात कर ही रहा था कि असफी और एनी उसके बेडरूम में आन दम के। वो भी यही खबर सुनकर आ रहे थे, जभी तो भंगड़ा डाल रहे थे और उसे तंग कर रहे थे। और एक माह बाद जैसे ही जावियार और मुराद हसन पाकिस्तान पहुंचे, शहरयार की शादी के हंगामे जाग उठे थे। उनकी आमद के दूसरे रोज ही शहरयार के ससुराल जाकर वो लोग शादी की डेट फिक्स कराए थे। मुराद हसन को वापस भी जाना था, इसलिए वो सारे काम जल्दी निपटाना चाहते थे। शादी की डेट के बाद उनका पहला इरादा अमल से मिलने का था, और आज वो अपने इरादे पे अमल करने के लिए पर तौल रहे थे। शाइना उनके चेहरे की बेचैनी भाप गई थी। क्या बात है मुराद भाई, आप कहीं जा रहे हैं? वो करीब आ गई। कहाँ? अमल से मिलने। मुराद हसन का लहजा धीमा था। वो नहीं मिलने देगी। वो मुझे रोक भी नहीं सकेगी, मुराद हसन तल्खी से बोले। लेकिन मुराद भाई, शाइना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन मुराद हसन ने हाथ उठा के रोक दिया। मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं शहरयार को भेजती हूँ आपके साथ। शाइना तेजी से ड्राइंग रूम से निकल गई और शहरयार को पुकारा, लेकिन वो शायद घर पे नहीं था। खैरियत, शहरयार को क्यों बुला रही हैं? जावियार अपने बेडरूम से निकल रहा था जब उनकी आवाज सुनकर ठहर गया। उसे मुराद भाई के साथ भेजना है, वो अकेले जा रहे हैं, तो इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है? ज़ावियार को हैरानी हुई। तुम नहीं जानते वो औरत कितनी वहशी और जुनूनी है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं इन्हें अकेले नहीं जाने दूँगी। डोंट वरी मॉम, कुछ नहीं होता। आप ख़्वाह-मख़्वाह परेशान हो रही हैं, मैं चला जाता हूँ। उसने माँ को तसल्ली दी और फिर मुराद हसन के साथ घर से निकल आया। उन्होंने उसे गाइड किया। 14 साल बाद भी मुराद हसन को तमाम रास्ते अज़बर थे। दस्तक दूँ? ज़ावियार ने दरवाजे पे पहुँच के उनसे इजाज़त चाही। उन्होंने सर हिलाया और इस बात में जवाब देते ही ज़ावियार ने दस्तक दे डाली। कौन है? ज़ेबुन्निसा की करख्त आवाज़ बहुत बुलंद थी। मुराद हसन के असाब में तनाव आ गया था। ज़ावियार ने दूसरी बार फिर दस्तक दी। मैं पूछ रही हूँ कौन? कमबख्त, दरवाज़ा बजा। ज़ेबुन्निसा ने ऊँची आवाज़ में बोलते हुए दरवाज़ा खोला और सामने नज़र पड़ते ही ज़बान बंद हो गई थी। बाकी के अल्फ़ाज़ मुँह में ही रह गए। वो साकित सी खड़ी थी। उसके आँखें हैरत और बेयकीनी से फैली हुई थीं। अस्सलामु अलैकुम आंटी। उन दोनों फ़रीक़ैन की खामोशी नोट करते हुए ज़ावियार ने ही बोलने में पहल की। मैं ज़ावियार सिकंदर हूँ, अंकल मुराद का भांजा। हम लोग अमल से मिलने आए हैं। ज़ावियार ने तारुफ़ करवाया और ज़ेबुन्निसा की आँखें फैल गई थीं। शाहिना और अबरार का बेटा इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम था, उस पे नज़र नहीं ठहर रही थी। वो मुराद हसन से भी ज़्यादा वजीह लग रहा था। अमल घर पे है? ज़ावियार ने उसकी जायज़ा लेती नज़रों से उलझकर पूछा। नहीं, वो घर पे नहीं है। उसने ज़ावियार के सवाल से ही अपने मतलब का जवाब निकाल लिया। वो घर पे है। अब की बार मुराद हसन बोले थे। वो घर पे नहीं है, कुछ देर बाद आएगी। ज़ेबुन्निसा ने अपनी घबराहट पे काबू पाते हुए जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ वो घर पे है, इसलिए मैं उससे मिलकर ही जाऊँगा। बेहतर है कि तुम खुद ही रास्ता छोड़ दो। मुराद हसन ने ज़ेबुन्निसा की वीरान और उजाड़ आँखों में देख कर कहा था। ज़ेबुन्निसा की हालत भी अपनी आँखों जैसी ही थी। लम्हे भर के लिए मुराद हसन के दिल पे अफ़सोस और रहम की लहर दौड़ गई थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे ज़ेबुन्निसा ने इस लहर को फिर बेरहमी में बदल दिया। मैं तुम्हें उसकी शक्ल भी नहीं देखने दूँगी, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो अब तक अपनी आदत पे काबू नहीं पा सकी थी। अपनी आवाज़ नीची रखो, तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? वो चिल्लाई। मैं तुम्हारे मुँह नहीं लगना चाहता, पीछे हटो। मुराद हसन हक़ारत से कहते ज़ेबुन्निसा को धकेल कर अंदर दाखिल हो गए थे और ज़ावियार को भी उनकी तक़लीद करना पड़ी। लेकिन अंदर दाखिल होने पे वो दोनों मर्द हज़रात दंग रह गए थे। इंतहाई लग्जरी फ्लैट किसी झोपड़े या कूड़े करकट के ढेर का सा नक्शा पेश कर रहा था। बेरंग दीवारें, गर्द आलूद फर्नीचर, गंदे सोफे, कुशन्स के फटे पुराने कवर, टेबल पे रखे गंदे बर्तन, मिट्टी से अटे पर्दे, अधखुली खिड़कियां और भी पता नहीं क्या कुछ नजर आ रहा था, जिसको देखकर जावियार को घुटन और वहशत होने लगी थी, जबकि मुराद हसन चकरा गए। अमल, वो बुलंद आवाज से पुकारने लगे। अमल, उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोल के देखा, वो खाली पड़ा था। उनके लहजे में परेशानी थी। जावियार भी खुद पे जब्त करता उनके पीछे था। अमल, उन्होंने दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने ही बेड पे उन्हें कोई नज़र आया। वो लपक के करीब चले आए। अमल, कैसी हो बेटा? आँखें खोलो। मुराद हसन ने बेताबी से उसे सीधा किया था, लेकिन उसके
चेहरे को हाथ लगाते ही वो बिदक गई हो जैसे करंट छू गया हो। वो इंतहाई तेज बुखार में फुनक रही थी। उसका चेहरा आग की तरह दहक रहा था और खुद होशो-खिरत से बेगाना थी। क्या हुआ मामू? ज़ावियार उनको परेशान देखकर अंदर आ गया। उस इसको तो बहुत तेज़ बुखार है और ये बेहोश है। मुराद हसन का लहज़ा भीग गया था। वो इतने सालों बाद बेटी से मिलने आए थे और बेटी किस हाल में मिली थी। डॉक्टर को बुलाऊँ? डॉक्टर को यहाँ नहीं बुलाना, बल्कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, ले चलते हैं। ज़ावियार ने अमल के चेहरे की सिमत देखा और मज़ीद हैरान हुआ। वो इंतहाई कमज़ोर और अबतर हालत में थी। उसके चेहरे के आम से नैन नकुश पे जर्दी खंडी हुई थी। उलझे बिखरे बाल खुरदरे और बेरंग लग रहे थे। होठों पे पपड़ी जमी थी। चेहरे की जिल्द भी बेहद रफ नज़र आ रही थी। उसे देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता था कि वो मुराद हसन जैसे शानदार और ग्रेसफुल आदमी की बेटी है। ज़ावियार को हकीकतन बड़ी हैरत हुई थी। उसने एक बार देखने के बाद दोबारा उसे गौर से देखा था, लेकिन दोबारा देखने के बावजूद भी उसे अमल मुराद में कोई ख़ास बात नज़र नहीं आई थी और इस चीज़ पे ज़ावियार को ख़ासा धचका लगा था। तो समझ रहा था कि मामू की बेटी भी उनके दोनों बेटों जैसी ही होगी, खूबसूरत और क्यूट। अरे नहीं मामू, आप पीछे हटें, मैं इसे उठा के नीचे ले जाता हूँ। मुराद हसन अमल को उठाने की कोशिश में थे कि ज़ावियार ने उन्हें रोक दिया। तुम लोग इसे कहीं नहीं ले जा सकते। ज़ैबुन्निसा की आवाज़ पे मुराद हसन तड़प कर पलटे थे। तुम्हारा वहशियाना राज 18 साल तक था, अब वो 18 के बजाय 19 साल की हो चुकी है। वो बालिग है, वो अपना फैसला खुद कर सकती है। अब अगर कुछ गड़बड़ करोगी तो सीधा जेल जाओगी। उन्होंने उसे वार्निंग दी। मैं किसी जेल से नहीं डरती मुराद हसन, ये घर भी किसी जेल से कम नहीं है। 14 साल हो गए इस जेल में मरते हुए और मैं तुम्हारी बेटी को भी इसी जेल में सड़ाऊंगी। वो यहाँ से नहीं जाएगी, मेरे साथ यहीं घुट-घुट के मरेगी। ज़ैबुन्निसा के अंदाज पे मुराद हसन को पागलपन का गुमान हुआ था, लेकिन फिर सर झटक कर ज़ावियार की तरफ मुतवज्जो हुए। इसे लेकर चलो। उन्होंने अमल की तरफ इशारा किया और ज़ावियार ने उनके हुक्म की तामील की थी। ज़ैबुन्निसा की चीखों-पुकार और हाथापाई के बावजूद वो अमल को लेकर बाहर निकल गया था। लेकिन पीछे ज़ैबुन्निसा ने तोड़-फोड़ मचा दी थी। वो पागल हो उठी थी। वो लोग अस्पताल के प्राइवेट रूम में बिल्कुल चुप और दम साधे बैठे थे। इतने नफूस की मौजूदगी के बावजूद रूम में गहरा सन्नाटा था। वक्फे-वक्फे से बाहर राहदारी में से गुजरती नर्सों की हील की टक-टक सुनाई दे रही थी और इन्हीं में से एक टिक-टिक की आवाज़ रफ्ता-रफ्ता उनके करीब आती चली गई थी। अमल मुराद के पेरेंट्स कहाँ हैं? नर्स ने दरवाजे में रुककर पूछा था। मुराद हसन बहुत तेजी से उठकर सामने आए थे। आइए सर, आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया है। नर्स ने पैगाम दिया तो मुराद हसन ने फौरन शाहिना, शहरयार और ज़ावियार की समत देखा था। शाहिना ने नज़र चुरा ली थी। वो भाई का दुख नहीं देख सकती थी, जबकि शहरयार और ज़ावियार उठकर उनके करीब चले आए थे। हम भी चलते हैं आपके साथ। वो उन्हें तसल्ली देते उनके साथ बाहर निकल आए थे और डॉक्टर के रूम का रुख किया था। डॉक्टर साहब उन्हीं के इंतज़ार में बैठे थे। तशरीफ़ रखिए। उन्होंने इशारा किया। थैंक यू। मुराद हसन बमुश्किल बोल पाए। इनके दाएँ-बाएँ ज़ावियार और शहरयार भी बैठ गए। आप अमल के फादर हैं? जी। और अमल की मदर कहाँ है? हमारी अलहदगी हो चुकी है। अमल आपके पास थी या अपनी मदर के पास? अपनी मदर के पास। और उनके मदर का रवैया उनके साथ कैसा था? आई डोंट नो। मुराद हसन ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। लहजा धीमा था और कुछ-कुछ शर्मिंदा भी। लेकिन अमल मुराद की रिपोर्ट से नज़र आता है कि वो मुसलसल ज़हनी दबाव का और तशद्दुद का शिकार रही है। इनके बाजुओं पे और गर्दन पे तशद्दुद के निशानात वाज़े नज़र आ रहे हैं। और ये तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप इसे बरवक़्त अस्पताल ले आए हैं, वरना शदीद बुखार और ज़हनी हिजान की वजह से उनके दिमाग पर असरात का कवी इम्कान था, जिसकी वजह से वो ज़हनी तवाज़ुन खो सकती थी और इस वक़्त आप किसी अस्पताल में नहीं बल्कि पागलखाने में बैठे होते। डॉक्टर ने अपने सामने टेबल पे फैली अमल की रिपोर्ट्स को अफ़सोस भरी नज़रों से देखा था और मुराद हसन दम बख़ुद रह गए थे। अब कैसी कंडीशन है उसकी? मुराद हसन ने बेचैनी से पूछा। अल्लाह का शुक्र है कि वो अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी असल कंडीशन का उसी वक़्त पता चलेगा जब वो होश में आएँगी। उनकी दिमागी हालत कैसी है, ये अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, डॉक्टर ने लापरवाही से कहा। वो कब तक होश में आ जाएगी? मुराद हसन का लहज़ा मुतफक्किर था। सुबह तक होश आ जाएगा, आप परेशान मत हों, ऊपर वाला बेहतर करेगा। आप अच्छे की उम्मीद रखें और दुआ करें। डॉक्टर ने उन्हें सारी तफ़सील से आगाह करने के बाद जाने की इजाज़त दी। और खुद भी उठकर बाहर निकल गए, लेकिन मुराद हसन में इतनी सकत नहीं थी कि कुर्सी से उठकर बाहर जाते। ज़ावियार उनकी कैफियत भाँप चुका था जब ही उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा दिया और वापस प्राइवेट रूम में आ गया, जहाँ शाइना अकेली बैठी दिल ही दिल में अमल के लिए दुआ गो थी। मुराद हसन अपनी बेटी की तकलीफ, अज़ियत और उस वक़्त को याद करके रो रहे थे जब वो कोर्ट की तरफ से मिलने वाले हुक्म के मुताबिक अमल को ज़ेबुन्निसा के पास छोड़ने पे मजबूर हो गए थे। काश वो अमल को सबसे छुप के अपने साथ ले जाते, किसी का भी कहा ना मानते। शाइना भी सब सुनकर हैरान रह गई थी। क्या कोई माँ ऐसा कर सकती थी? उन्हें यकीन नहीं आ रहा था, ये कैसे हो सकता है? ये सब एक माँ कैसे कर सकती है?
प्लीज मामू आप नाश्ता तो कर लें। शहरयार कोई पांचवी मर्तबा मुराद हसन के पास आकर नाश्ते के लिए इसरार कर रहा था। मुराद हसन कल से मुसलसल अस्पताल में ही थे और अमल के सिरहाने बैठे उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। उसकी कंडीशन खतरे से बाहर हुई तो उसे डॉक्टर्स ने प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उसके ट्रीटमेंट का सिलसिला रात भर जारी रहा था। वक्फे वक्फे से ड्रिप्स और इंजेक्शन लगते रहे थे और मुराद हसन ने रात बैठ के गुजारी थी और सुबह से शहरयार उनके लिए मुतफक्किर हो रहा था। वो होश में आ जाएगी तो नाश्ता भी कर लूंगा। उनका एक ही जवाब था, मामू प्लीज आप परेशान मत हो, मैं अभी डॉक्टर से मिल कर आ रहा हूँ। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बेहोशी इसके लिए जहनी सुकून का बायस है। जब वो होश में आएगी तो उसके जहन का बोझ हल्का हो चुका होगा, वो पहले से रिलैक्स फील करेगी। शहरयार ने उनको समझाया, तसल्ली देने की कोशिश की, मगर मुराद हसन बहलने वाले नहीं थे। वो इस वक्त अपने आप को अपनी बेटी का मुजरिम गिरदान रहे थे और उसकी इस हालत का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहे थे। कल से एक घूंट पानी या फिर खाने का एक निवाला भी नहीं लिया था और यही बात शहरयार को परेशान कर रही थी। वो भी रात से उनके साथ था। अलबत्ता शाइना और जावियार को मुराद हसन ने रात ही वापस घर भेज दिया था। असफी और ऐनी अकेले थे। बैठ जाओ बेटा, कर लूंगा नाश्ता भी, इतनी सी भूख और प्यास से मर नहीं जाऊंगा, डोंट वरी। मुराद हसन ने शहरयार का हाथ थपक कर साथ वाली कुर्सी पे बिठा दिया। लेकिन इतने में शहरयार की नजर बेड पे जा पड़ी थी। उसके वजूद की हरकत उसके चेहरे पे खुशी दौड़ा गई थी। अमल। शहरयार लपक के करीब आया था और उसके साथ ही मुराद हसन भी उठ खड़े हुए। उन्होंने बेयकीनी से और खुशी के आलम में अमल को देखा। अमल मेरी बेटी, मेरी गुड़िया। मुराद हसन ने उसके चेहरे पे झुकते हुए उसकी पेशानी चूम ली थी। कौन हो तुम?" वो घबरा के थोड़ा पीछे हुई थी। उसकी आंखों में वहशत और खौफ का सहरा बिछा हुआ था। "मैं तुम्हारा बाबा हूँ मेरी जान", मुराद हसन ने जिस मोहब्बत से कहा। अमल गुमसुम सी होकर देखने लगी थी और उसके बाद उसे ऐसी चुप लगी कि उसने दोबारा कोई लफ्ज मुंह से नहीं निकाला था। डॉक्टर्स ने उसे 3 दिन बाद डिस्चार्ज करके घर भेज दिया था, लेकिन घर आकर भी उसकी वही चुप थी, बल्कि वो चुप और भी गहरी होती जा रही थी। उसने शहरयार को देखा, ज़ावियार को देखा, असफर और आईना को देखा। उनका रहन-सहन देखा, घर का माहौल और सफाई-सुथराई देखी, उनकी माँ की उनसे मोहब्बत देखी। इन बहन-भाइयों के चाव-चोचले देखे तो वो मज़ीद गुमसुम और गूंगी होती चली गई थी। लेकिन उसकी चुप और गुमसुम कैफियत ने मुराद हसन को पागल करके रख दिया था। वो परेशानी से निढाल हो चुके थे, अमल को बुला-बुला कर थक गए थे, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। इस वक्त भी मुराद हसन उसे अपने साथ लिए लाउंज में बैठे थे और जानबूझकर छोटे-छोटे सवाल करते हुए उसे बोलने पर उकसा रहे थे, लेकिन उसकी चुप टूट ही नहीं रही थी। ज़ावियार अचानक लाउंज में दाखिल हुआ तो मुराद हसन को उसके साथ मगजमारी करते देखकर ठहर गया था। उसने एक नज़र अमल को देखा। वो सर झुकाए बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। ज़ावियार मजबूत कदम उठाता उन दोनों बाप-बेटी के सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ गया। नजरें अभी भी अमल के झुके हुए सर पे ही थी। मामू आप एक काम करें, जावियार ने बात शुरू की और मुराद हसन ने ठिठक कर उसे देखा था। आप अमल को वापस उसकी मदर के पास भेज दें, जावियार ने लापरवाही से कहा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, अमल ने झटके से सर उठाकर देखते हुए इंतहाई तेजी से कहा था, यूं जैसे उसे कोई कुएं में धक्का देने वाला हो और वो एहतजाजन बोल पड़ी हो। मुराद हसन दंग रह गए थे। वो पूरे एक हफ्ते से उसे बोलने पे उकसा रहे थे, बल्कि हर तरीका आजमा लिया था, लेकिन उसने जबान नहीं खोली थी। और अब कितनी तेजी से जवाब दिया था। उन्होंने उन्हीं हैरान नजरों से जावियार को देखा। वो संजीदा नजर आ रहा था। आपको वापस तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर तो वो फ्लैट ही है। ये घर तो हमारा है। आप यहाँ मेहमान बन के आई हैं, हमेशा के लिए नहीं आई। जावियार का अंदाज तमस्खुराना था। अमल उसके चेहरे के तासुरात को बड़े गौर से देख रही थी और उसके तासुरात में संजीदगी के सिवा कुछ नजर नहीं आया था। मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी वहां, वो एकदम चीख के बोली थी। और मुराद हसन कभी अमल को और कभी जावियार को देखने लगा। आप क्यों नहीं जाएंगी? वहां तो आपकी मम्मी भी है, उसने तंजिया कहा। नहीं है मेरी मम्मी, मेरी कोई माँ नहीं है और मेरा तो कोई बाप भी नहीं है। मेरी माँ बाप मर चुके हैं, मैं यतीम हूँ, लावारिस हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा। वो अब हिजियानी अंदाज में चिल्लाने लगी थी। मुराद हसन शजदुर से बैठे उसका रद्द अमल देख रहे थे और जावियार का सुकून अब भी हुनूस था। जब आपका कोई भी नहीं है तो आप हमारे घर किस रिश्ते से रह रही हैं और आइंदा किस हवाले से रहना चाहती हैं? हमारा और आपका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। फिर यहाँ रहने की वजह ज़ावियार ने उसे ज़िच कर डाला था। कुछ ना बन पड़ा तो ज़ावियार पे झपट पड़ी थी। तुम मुझे घर से निकालोगे, अपनी माँ-बहनों को निकालो, मुझसे क्या ताल्लुक है? चले जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। उसने यकदम झपटते हुए ज़ावियार को अपने नाखूनों से नोचने की कोशिश की थी। ज़ावियार ने उसके दोनों हाथ सख्ती से पकड़ लिए थे। आपको अगर इस घर में रहना है तो अपना कोई रिश्ता बताना होगा। मामूज़ाद, कज़िन, गेस्ट, फ्रेंड या फिर यहाँ रहना ही नहीं चाहती।
जावियार ने चबाकर कहा था। अमल को और भी ताव आ गया। वो काबू करते करते भी उसे नाखूनों से जख्मी कर गई थी और इससे पहले कि मुराद हसन उठकर उसे पकड़ते, वो भागती हुई वहां से निकल गई। उसका रुख कमरे की तरफ था। तुम्हें चोट तो नहीं आई? मुराद हसन उसके बाएं रुखसार और गर्दन के साइड पे एक लकीर की सूरत में सुर्ख निशान देख चुके थे। इट्स ओके, ऐसे कामों में ऐसा होता ही रहता है, लेकिन इस चीज से आपको ये तो अंदाजा हो ही गया होगा कि उसके अंदर क्या कुछ है। जावियार अपने रिश्ते हुए जख्म पे हाथ लगाकर बोला। यानी तुमने ये सब जानबूझकर? मुराद हसन ने सवाल अधूरा छोड़ दिया। जी हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर कहा है। जब तक उसे इमोशनल नहीं किया जाएगा, वो अपने अंदर का गुबार नहीं निकालेगी, और जब तक उसके अंदर का गुबार नहीं निकलेगा, वो नॉर्मल नहीं होगी। कहते हैं कि झील की गहराई का अंदाजा लगाना हो तो उसमें पत्थर फेंक कर देखो। आप यूं समझ लें कि मैंने एक पत्थर फेंका है, और उस पत्थर के डूबने से अंदाजा होता है कि झील वाकई गहरी है। आप यकीनन मेरी बात को समझ गए होंगे। जावियार टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालकर अपने रुखसार रुखसार और गर्दन पे थपथपाने लगा था। मुराद हसन उसे सरतापा, गहरी और तौसीफी नजरों से देखने लगे थे। तुम्हारी तरह अच्छे तरीके से समझाने वाला हो तो कौन नहीं समझेगा। मुराद हसन का लहजा धीमा था। जावियार मुस्कुरा दिया था। थैंक यू बेटा। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, जिसने उसके इतने दिनों की चुप तोड़ डाली। अरे नहीं मामू, थैंक्स कैसा, वो आपकी बेटी ही नहीं, हमारी कजन भी तो है। इसे जिंदगी की तरफ लाने के लिए हमको ही कोशिश करना होगी, उसने संजीदगी से कहा। क्या तुम वाकई इतने बड़े और समझदार हो गए हो? मुराद हसन बेयकीन से थे। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मामू जी, समझदार तो मैं बचपन से ही हूँ। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि मैं अब वाकई बड़ा हो गया हूँ, उसने मुराद हसन के कंधे पे बाजू फैलाते हुए कहा था, और मुराद हसन उसके अंदाज पे हंस पड़े थे। शाहिना बेगम ने शहरयार की शादी के लिए शॉपिंग शुरू कर दी थी। दुल्हन की ज्वेलरी उन्होंने पहले ही बनवा रखी थी। लहंगा वगैरह दुल्हन के साथ ले जाकर पसंद करवाया था। दुल्हन को साथ ले जाकर पसंद करवाया था। अलबत्ता बाकी की ड्रेसेस शहरयार और एनी ने पसंद किए थे। फिर शहरयार का कमरा नए सिरे से सेट करवाया गया था। पूरे घर की सफाई सुथराई भी हो गई थी। शादी की तारीख करीब आ रही थी। सभी को शादी के लिए अपनी अपनी तैयारियों की फिक्र थी, जबकि मुराद हसन को अपनी बेटी अमल की तरफ से फिक्र थी, जो हम वक्त अपने कमरे में ही बंद रहती थी, बिल्कुल खामोश और चुप। ना बोलती तो पैरों ना बोलती, लेकिन अगर मुश्तिल हो जाती तो फिर ओल फुल बकते हुए गालियां देने से भी गुरेज नहीं करती थी। और अपनी हिज़्यानी हालत में वो ये भी नहीं देखती थी कि सामने मुराद हसन है या कोई और। उसकी गालियाँ सबके लिए वही थीं, उसमें छोटे-बड़े का कोई फ़र्क नहीं था। और उसकी ये ज़हनी अबतरी मुराद हसन की ज़बान को ताले लगाए हुए थी। वो हर वक़्त सोच में गुम और तशवीश के शिकंजे में जकड़े नज़र आते थे। उन्हें अमल को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा था, और उसी को सोचते हुए वो हर वक़्त उलझे हुए नज़र आते थे। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से मशवरा क्यों नहीं करते? शाहिना बेगम उनके लिए चाय का कप लेकर आईं तो उनके करीब ही बैठ गईं। साइकियाट्रिस्ट? मुराद हसन ने चौंक कर सर उठाया। दरअसल अमल पागल नहीं है, बस उसे ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर ने खौफज़दा और कुछ बदमिजाज बना दिया है, उलझी हुई है। वो बड़े छोटे और अच्छे-बुरे की तमीज़ करना नहीं आता, क्योंकि ये काम उसे सिखाया ही नहीं गया। उसकी सोचें और ख़यालात किसी एक सिमत में नहीं रहते। कभी नॉर्मल हो जाते हैं, कभी इमोशनल। आप एक बार उसका चेकअप ज़रूर करवाएँ। कुछ पता तो चलेगा ना उसके बारे में कि आखिर इसका हल क्या है। शाहिना ने काफ़ी सुकून और तहम्मुल से उनको समझाया था, और मुराद हसन को वाक़ई उनका आइडिया बेहतर लगा था। तो फिर मैं उसे कल ही डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। आप परेशान ना हों, शहरयार से कह देती हूँ, वो टाइम ले लेगा। शाहिना बेगम ने उनकी मुश्किल हल कर दी। शहरयार की मायूं की रस्म हुई, फिर शादी हुई। बारात गई, दुल्हन घर आई, रस्में और हंगामे होते रहे, यहाँ तक कि वलीमा भी हो गया। लेकिन अमल ने सबके असरार के बावजूद बाहर झांक कर भी नहीं देखा था। बस खिड़की नीम वा किए चोरी छिपे लॉन में होने वाले फंक्शंस और उनकी अरेंजमेंट देखती रही। उसके लिए ये सब नया भी था और दिलचस्प भी, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बाहर उनके पास जाकर बैठती और बातें करती। वो सब लोगों की नजरों का मरकज नहीं बन सकती थी। उसके अंदर इतना एतमाद ही नहीं था, और मुराद हसन अंदर ही अंदर जलते कुटते रहे, और उस वक़्त शुक्र अदा किया जब वो मुकर्ररा टाइम पे बमुश्किल बहला-फुसला कर उसे साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए। ज़ावियार ही उन्हें ड्रॉप करके गया था, लेकिन जब उन्हें लेने के लिए आया तो वो फ़िक्रमंद सा हो गया था। मुराद हसन निढाल और थके-थके से लग रहे थे, ताहम अमल पहले जैसी कैफ़ियत में ही थी, बेतअस्सुर, सपाट। घर पे भी सभी ने पूछा था, लेकिन वो कुछ बोल ना सके, और उनकी इसी चुप में 1 हफ्ता और गुज़र गया। वो एक बार फिर साइकियाट्रिस्ट के पास जा पहुँचे। अब की बार वो अकेले थे। उन्होंने डॉक्टर के साथ कुछ मशवरा करना था, कुछ बताना था और कुछ पूछना था, और बिल आखिर उनकी चुप का अक़दा भी खुल ही गया। डॉक्टर ने क्या कहा था और उन्होंने क्या सोचा था, ये सब एक दिन ज़ुबान पे लाना तो था ही। वो मध्यम आवाज़ में म्यूज़िक सुनते हुए कोई किताब पढ़ने में मसरूफ़ था जब दरवाज़े पे दस्तक हुई। यस कम इन, वो आहिस्तगी से बोला। बिज़ी हो? मुराद हसन की आवाज़ पे ज़ावियार चौंका था, और फिर फ़ौरन ही किताब रख के उठ खड़ा हुआ। मामू आप आइए बैठिए। उसने आगे बढ़ के सोफ़े की तरफ इशारा किया और कमरे की लाइट्स भी जला दी।
वो सिर्फ लैंप ऑन किए बैठा था। माशाअल्लाह बेडरूम तो बहुत अच्छा सेट किया है, उन्होंने सराहा। वो पहली बार उसके बेडरूम में आए थे। थैंक यू, वो मुस्कुराया। बैठो, तुम भी खड़े क्यों हो? वो सोफे पे बैठते हुए बोले, चाय मंगवाऊं आपके लिए? मैं मेहमान तो नहीं हूँ बेटा। इस वक्त आप मेरे बेडरूम में मेरे मेहमान ही हैं, जाविया ने हंसते हुए कहा। मैं इस वक्त मेहमान नहीं, एक सवाल हूँ बेटा। झोली फैलाने आया हूँ, चाहो तो खैरात डाल दो, चाहो तो खाली लौटा दो। मुराद हसन बेसाख्ता ही कह गए, बगैर किसी तमीज़ के। ज़ावियार को हैरानी हुई, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं जो भी कह रहा हूँ इसे समझने की कोशिश करना ज़ावियार। मैं एक बाप हूँ, मैं हर लिहाज से परफेक्ट और मजबूत हूँ, लेकिन बेटी के मामले में हार चुका हूँ। मैं एक ज़ैबुन्निसा से बच के भागा था, लेकिन खुदा ने मेरे सामने दूसरी ज़ैबुन्निसा लाकर खड़ी कर दी है, और अब की बार मैं भाग नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी बेटी का मामला है। उसे इस हाल पे नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन इस बेहतरी में ना तो ज़ेबुन्निसा कोई किरदार अदा कर सकती है, और ना ही मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों से बदज़न और मुतनफ़्फ़िर है। अब अगर मैं उसे अपनी मोहब्बत या मौजूदगी का या तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाऊँ भी, तो वो इस चीज़ को सरसरी सा लेगी। अलबत्ता अगर यही मोहब्बत, अपनायत या तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कोई दूसरा उसे दे, तो वो बड़ी जल्दी असर लेगी। डॉक्टर की नज़र में ये प्यार, मोहब्बत, अपनायत या तहफ़्फ़ुज़ शरीके हयात की सूरत में दे सकता है। मुराद हसन ने कहते हुए शर्मिंदगी से सर भी झुका लिया था। अपनी बेबसी पे लहज़ा नम होने लगा था। आपका मतलब है अमल की शादी? ज़ावियार को हैरत हुई। लेकिन मामू, उसकी एज, उसकी ज़हनी हालत भी तो उसकी एज के मुताबिक नहीं है ना? 19 साल की हो चुकी है, लेकिन उसकी हरकतें। वो बात अधूरी छोड़कर चुप हो गया। तो आप क्या चाहते हैं? ज़ावियार खटक चुका था, लेकिन फिर भी तस्दीक चाहिए थी। तुम खुद समझदार हो बेटा, लोग बेटी वालों के घर सवाली बन के जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बदनसीब बाप हूँ कि खुद तुम्हारे पास सवाली बन के आया हूँ। मुराद हसन वाक़ई बहुत कमज़ोर और निढाल लग रहे थे। ज़ावियार एकदम ठिठक के रह गया था। वो मुराद हसन के सवाल का मफ़हूम समझ चुका था। मुराद हसन अपनी बेटी के लिए उसकी ज़िंदगी माँगने आए थे। मैं ये बात शाहीना से भी कह सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ ज़ैबुन्निसा ने जो कुछ उस पे इल्ज़ामात लगाए थे, उसके बाद ज़ैबुन्निसा की बेटी को अपनी बहू बनाना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी वो एक माँ है, और किसी भी जवान बेटे की माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेटा किसी ऐसी लड़की से शादी करे जो उसकी जोड़ की ना हो। मुराद हसन हकीकत पसंदी से काम ले रहे थे। ज़ावियार चुप बैठा था, लेकिन उसके दिलो-दिमाग आंधियों की ज़द में थे। वो उससे जो कुछ चाहते थे वो इतना आसान नहीं था, ज़ावियार के लिए बहुत मुश्किल था। वो इतनी आसानी से कैसे हामी भर लेता। देखो ज़ावियार, शहरयार की शादी हो चुकी है, असवर अभी छोटा है और पढ़ रहा है। वो खुद इतना लाउबाली है कि अमल को हैंडल नहीं कर सकता। ऐसे में सिर्फ तुम ही आखिरी उम्मीद नज़र आते हो, जो मेरी इस कोताही को सुधार सकते हो। तुम समझदार और मुतहम्मिल मिज़ाज हो। मुझे यकीन है कि तुम इसे बहुत जल्द हैंडल कर लोगे। मुराद हसन की बात पे ज़ावियार गहरी साँस खारिज करता हुआ बेड से उठ खड़ा हुआ। क्या मुझे सोचने के लिए कुछ वक़्त मिल सकता है? लहज़ा बेहद सपाट था। हाँ बेटा, क्यों नहीं? तुम सोचो, ज़रूर सोचो। दिल रज़ामंद ना हो तो इनकार भी कर सकते हो। वो अगर बेटी है तो तुम बेटे हो। मैं तुम पे कोई फ़ैसला मुसल्लत तो नहीं कर सकता ना? तुम जो चाहो फ़ैसला करो, मुझे कोई शिकायत या एतराज़ नहीं होगा। बस जो भी फ़ैसला करना अपने दिल से और रज़ा से करना। वो कहते हुए उसे कंधा टपक कर कमरे से चले गए। तुम ये शादी करोगे और ज़रूर करोगे। शाहीना बेगम ने ये कहकर ज़ावियार के डामाडोल ख़यालात और सोचों को बाँध दिया था। वो चाहते हुए भी अपनी माँ और अपने मामू को मान ना तोड़ सका, और फैसले का इख्तियार माँ को सौंप दिया था। मुराद हसन शाहीना बेगम के ममनून हुए जा रहे थे। 4 रोज़ बाद मुराद हसन की वापसी के लिए फ्लाइट थी, इसलिए निकाह की तकरीब बड़ी जल्दी में अरेंज की गई थी। निकाह से पहले ज़ावियार को साइकियाट्रिस्ट की तरफ से कॉल मौसूल हुई थी। अमल के डॉक्टर साहब उससे मिलना चाहते थे, इसलिए निकाह से चंद घंटे पहले ही उसे फरागत मिली थी, और वो उनके क्लिनिक चला आया था। और फिर ख़ास तवील नशस्त के बाद जब वो उनके क्लिनिक से निकला, तो शाम गहरी हो चुकी थी और घर पे निकाह की तैयारियां उरूज पे थी। वो घर पहुंचा तो असफी, ऐनी, शहरयार और अम्बरीन भाभी ने घेर लिया। क्या मशवरा दिया डॉक्टर ने? अम्बरीन भाभी का अंदाज जुमाना था। ज़ावियार ना चाहते हुए भी झेप गया था। मुझे अंदर तो जाने दें, क्या बाहर ही खड़ा रखना है? उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। डॉक्टर की बातें सुन सुनकर थक गए हो क्या? डोंट वरी डियर, ये बातें और ये मशवरे तो अब तुमने सारी जिंदगी सुनने हैं। अम्बरीन भाभी के मज़ाक पे ज़ावियार ने चौंक कर उनको देखा। उनके चेहरे पे तमस्खुर नाच रहा था। शहरयार को भी बीवी की बात अच्छी नहीं लगी थी। चलो ज़ावियार, शॉवर लेकर तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। शहरयार ने बात बदली। भाई मेरा नेक। ऐनी उसके पीछे लपकी। और मेरा भी। असफी भला क्यों पीछे रहता? जो शहरयार से नेक लिए थे, क्या वो इतनी जल्दी खत्म हो गए? ज़ावियार ने घूरा। वो तो उनकी शादी के थे। ऐनी झुंझलाई। तो मेरी शादी कब हो रही है? ये तो सिर्फ निकाह हो रहा है, और निकाह का कोई नेक नहीं होता। उसने उन दोनों को टाला। देखते हैं कि कैसे नहीं होता। वो दोनों धमकी देकर पलट गए, और ज़ावियार अपने कमरे में आ गया। अमल शादी के लिए तैयार नहीं थी। वो शादी का नाम सुनते ही बिदक गई थी। उसका अंदाज़
खौफज़दा सा था, लेकिन उन लोगों को भी उसे हैंडल करने का फ़न आ गया था और ये फ़न ज़ावियार ने ही ईज़ाद किया था। जब उसने शादी के लिए इनकार किया तो शहरयार ने उसी के अंदाज़ में धमकी दी थी, "अगर तुम शादी नहीं करोगी तो तुम्हें वापस अपनी मम्मी के पास जाना होगा, हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। फैसला कर लो, तुम्हें शादी करनी है या वापस जाना है।" शहरयार सख्ती से कहता हुआ बाहर निकल गया था, लेकिन अमल वापस जाने से इस कदर खौफ़ज़दा थी कि एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर लपकती हुई उसके पीछे चली आई। मैं तैयार हूँ, मैं शादी कर लूँगी, मैं वापस नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। वो मुझे बहुत ज़्यादा मारती हैं, वो शहरयार की धमकी से डरी हुई थी और बेसाख्ता रोने लगी। "अरे नहीं गुड़िया, रो मत, कोई तुम्हें वापस नहीं भेजेगा, तुम यहीं रहोगी हमारे पास।" शहरयार ने उसका सर थपककर तसल्ली दी और शाहीना बेगम को उसके पास भेज दिया था। कुछ देर बाद ब्यूटीशियन भी आ गई। अमल इतनी डरी हुई थी कि उन लोगों ने जो भी कहा वो मानती चली गई। ज़ावियार के कमरे को काफ़ी खूबसूरती और नफ़ासत से सजाया गया था। मुराद हसन और शाहीना बेगम ने चंद लोगों को ही इनवाइट किया था, इसलिए निकाह का छोटा-सा फंक्शन घर पे ही अरेंज हो गया था। दुल्हन बनी अमल को तस्वीरें बनवाने और रस्में अदा करने के बाद फ़ौरन ही ज़ावियार के कमरे में पहुँचा दिया गया, ताकि वो जो इतनी देर से खुद पे ज़ब्त किए दम साधे बैठी थी, थोड़ा रिलैक्स कर लेती। लेकिन कमरे में आकर वो रिलैक्स तो भला क्या करती, उल्टा और भी मुतवहिश हो गई थी। वो पिछले 1 माह से कमरे में रह रही थी, अब उस कमरे से तकरीबन मानूस हो गई थी और एक मानूस जगह को छोड़कर अजनबी और अनजान जगह पे आना बहुत अजीब लग रहा था। वो काफ़ी सहमी हुई थी। और उसके इस खौफ व हरास के दौरान ही ज़ावियार कमरे में दाखिल हुआ था, जिसे देखते ही वो वहशी हिरनी के मानिंद उछल कर खड़ी हो गई थी। ज़ावियार दरवाज़ा बंद करके पलटा तो उसे बेड की दूसरी तरफ खड़े देखकर ठिठक गया। "तुमने तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया? तुम मुझे मारना चाहते हो ना? लेकिन मुझे मारने से पहले सोच लेना कि मैं भी तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी।" उसने बेड की दूसरी साइड पे रखा लैंप झटके से उठा लिया। लैंप का ऊपर वाला हिस्सा लहरा कर दूर जा गिरा। ज़ावियार पहले कदम पे ही ऐसी सूरत-ए-हाल देखकर अंदर से बुझ के रह गया। क्या ज़िंदगी की शुरुआत ऐसे होती है? उसने दिल में सोचा और अगले ही पल सर झटक दिया। "मैं तुम्हें मारने नहीं, तुमसे बातें करने आया हूँ।" उसने सब्र और तहम्मुल की पहली सीढ़ी पे कदम रखा था। "बातें?" वो आँखें फैलाकर बोली। "हाँ, बातें। तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा है।" वो अपने लहजे और अंदाज़ को फ्रेश और खुशगवार रखते हुए बोला। "लेकिन तुमने दरवाज़ा क्यों बंद किया?" उसकी सुई दरवाज़े पे अटकी हुई थी, ताकि हमारी बातों के दरमियान कोई तीसरा ना आ जाए। ज़ावियार ने मुस्कुराते हुए कहा। "कैसी बातें करना चाहते हो?" अमल ने घूरते हुए पूछा, अंदाज़ मशकूक था। "तुम बैठोगी तो बताऊँगा ना?" उसने बेड की तरफ इशारा किया। "नहीं, तुम यूँ ही बता दो।" वो बैठने को तैयार नहीं थी, वो उसे बहला-फुसला रहा था। "तुम मुझे मारोगे तो नहीं?" उसने यकीन करना चाहा। "मैं तुम्हें क्यों मारूँगा भला? तुम तो मेरी इतनी अच्छी और प्यारी-सी बीवी हो।" ज़ावियार ने करीब आते हुए उसके हाथ थाम लिया और लैंप पकड़कर साइड टेबल पर रख दिया। "बीवी?" वो चौंकी। "हाँ यार, बीवी। जानती हो ना बीवी क्या होती है?" ज़ावियार ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर बेड पे बिठा दिया और खुद उसके सामने बैठ गया। "क्या होती है?" "उसके दुख-सुख की साथी होती है और अपने शौहर की मोहब्बत होती है।" वो उसकी बेयकीन और खौफ़ज़दा आँखों में झाँकते हुए बोला। "तो फिर मैं क्या करूँ?" अमल ने भोलपन से कहा। ज़ावियार सर पीट कर रह गया। "तुम कुछ ना करो, लेकिन मुझे तो करने दो। तो क्या करना चाहते हो?" "तुम क्या करना चाहते हो?" "मासूमियत की और बेवकूफ़ी की इंतहा थी, मोहब्बत करना चाहता हूँ तुमसे।" "लेकिन अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम बातें करना चाहते हो, अब ये मोहब्बत कहाँ से आ गई?" अमल ने उसे खफ़गी से देखा था और ज़ावियार का उसका उस इस देखने पे ईमान डोल गया था। सामने एक लड़की बैठी थी, 19 साल की दोशीज़ा, उसके जज़्बात में उबाल आने में लम्हा ही लगा था। "क्या देख रहे हो?" अमल ने उसका बाजू हिलाया और अमल के हाथ के लम्स ने ज़ावियार को होश की दुनिया में पटक दिया। उसे हर लिहाज़ से सब्र से काम लेना था। "देख रहा हूँ कि तुम खूबसूरत लग रही हो।" ज़ावियार ने अपने अंदर के मर्द को मारते हुए बात बदल डाली थी। "मैं खूबसूरत लग रही हूँ?" उसे यकीन ना आया। "ऑफ़ कोर्स, लेकिन मम्मी तो कहती हैं कि मैं कलमुही और बदशक्ल हूँ। मुझे तो देखने को भी दिल नहीं चाहता, इसलिए तो पापा भी छोड़कर चले गए।" अमल के अंदाज़ में अफ़सुर्दगी उतर आई। "अरे नहीं यार, वो तुमको गुस्से में इस तरह कहती होंगी, तुम तो बहुत प्यारी हो, सच कह रहे हो तुम?" वो इश्तियाक से बोली। "आईना देख लो।" उसने इशारा किया और अमल फ़ौरन उठ के आईने के सामने जा खड़ी हुई थी। और यही उसका मिज़ाज था, पल में तोला, पल में माशा, कभी नरम हो जाती, कभी सख्त, कभी सहमी हुई और कभी जुनूनी। और कभी-कभी तो वो बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट करती थी। "इतनी अच्छी तो नहीं लग रही," उसने मुँह बनाया, "लेकिन मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हो।" उसने अमल के कंधों पे हाथ रख दिया और यकदम चौंक गई। "टेक इट ईज़ी यार। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं।" उसने अमल को तकरीबन अपने हिसार में ले लिया था। लेकिन लाशऊरी तौर पे अमल को शर्म महसूस हुई थी और इस शर्म का अक्स ज़ावियार ने भी उसके चेहरे पे महसूस किया था। गोया वो जज़्बात व एहसासात से बेबहरा नहीं थी। बातें और मोहब्बत दोनों ही चीज़ें ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होती हैं, इसलिए आज की रात हम यही 2 काम करेंगे। ज़ावियार ने उसे अपनी बाहों में भींचा तो वो कसमसा के रह गई और उन दोनों की इसी आँख मिचौली में रात कैसे गुज़री कुछ पता ही ना चला। फिर दूसरी बात किए बगैर वहीं के वहीं ऊँधी लेट गई। उसके ज़ेवरात और लहंगा अपनी नाकदरी पे रो रहे थे। ज़ावियार ने उरूसी लिबास में गठरी की सूरत बेड पे सोई अमल को देखा और लैंप बुझाकर करवट बदल गया था।
सुबह ज़ावियार ने बमुश्किल उसे झिंझोड़ कर उठाया था। क्या है? छोड़ो कंबल, मुझे नींद आ रही है। उसने ज़ावियार के ऊपर से कंबल खींच लिया। अरे दोपहर हो गई है, उठ जाओ अब। हमें नींद में टाइम का पता ही नहीं चला। उसने कंबल खींचकर दूर फेंक दिया। लेकिन अमल ने अपने लहंगे वाला दुपट्टा अपने ऊपर फैला लिया। अमल प्लीज़ उठ जाओ, सब क्या सोच रहे होंगे? ज़ावियार को सोचकर ही खफत होने लगी थी। सारी रात जगाकर अब सोने भी नहीं देते। वो एकदम चीखी और ज़ावियार ने एकदम ही उसके मुँह पे हाथ रख दिया। आहिस्ता बोलो, ये क्या कह रही हो? वो सरज़निश करने वाले अंदाज में बोला। क्यों बोलूँ आहिस्ता? तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते? न रात को सोने दिया, न आप। वो तिलमिलाती हुई उठ बैठी थी और ज़ावियार का हाथ परे हटा दिया था। प्लीज़ अमल, आहिस्ता बात किया करो। इस तरह बात करना अच्छा नहीं लगता, ज़ावियार ने ज़ब्त से काम लेते हुए कहा। तो फिर कैसे अच्छा लगता है? वो बेज़ारी से बोली। जैसे मैं कहूँ वैसा किया करो। क्यों, तुम थानेदार हो क्या? वो तुनक कर बोली। रात इतनी देर उसके साथ बात करते हुए ज़ावियार ने उसका खौफ-ओ-हरास काफ़ी हद तक ज़ायल कर दिया था। अब वो इस वक़्त उसकी हरकतों से ज़िच हो रहा था। अब अब क्या चाहते हो? वो लापरवाही से बोली। कपड़े चेंज कर लो। क्यों? यार तुमने ये लहंगा कल से पहन रखा है। अब नए कपड़े पहन लो, मैं बाथरूम में लटका आया हूँ। ज़ावियार ने एक सआदतमंद और खिदमतगुज़ार शौहर होने का सबूत दिया। ठीक है, खुदा का शुक्र था कि वो मान गई थी। वो बाथरूम में गई तो ज़ावियार उसके ज़ेवरात उठा-उठा कर दराज में डालने लगा। वो कपड़े चेंज करके आई ही थी कि अम्बरीन भाभी ने भी हल्ला बोल दिया। उनके साथ एनी और एनी की 2-3 फ्रेंड्स भी थीं। माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, अम्बरीन भाभी ने तनकीदी नज़रों से देखते हुए कहा। अमल ने बेसाख्ता शीशे की तरफ देखा। रात को वो भी तो उसे इसी तरह प्यारी कह रहा था। रात कैसी गुज़री? अम्बरीन भाभी ने अब मानीखेज़ अंदाज में पूछा था। अमल को कुछ समझ ना आया कि क्या कहे। वो हमन्नों की तरह देखने लगी। लगता है हवा सिकाने पे नहीं है, एनी के एक दोस्त ने मुदाखलत की। अच्छा ये बताओ ज़ावियार ने तुमसे सबसे पहली बात क्या की? क्या कहा तुमसे? अम्बरीन भाभी उसकी बेवकूफ़ों जैसी शक्ल देखकर लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। बता दूँ? हाँ, हाँ, बता दो। हर लड़की बताती है, सुहागरात की बातें तो सुनहरी बातें होती हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं, तुमसे बातें करने आया हूँ, अमल ने मासूमियत से बता दिया। लेकिन वो लड़कियाँ उसकी बात पे हँस पड़ी थीं। अमल अंदर ही अंदर नर्वस होने लगी। ओके, ओके, अब ये बताओ कि ज़ावियार ने सोते हुए सबसे आखिरी बात क्या कही? अम्बरीन भाभी को शायद उसका मज़ाक उड़ाकर मज़ा आ रहा था। अमल ने चेहरा झुका लिया। उसे इन सब से उलझन होने लगी थी। बोलो ना अमल, ज़ावियार ने सोने से पहले क्या कहा? उन्होंने इसरार किया था। सो जाओ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अमल आहिस्तगी से बोली, लेकिन उनका क्या कहा फलक शिगाफ किस्म का था। सभी लड़कियां लोट-पोट हो गई थी। ऐनी भी अपनी हँसी नहीं रोक सकी और उनकी हँसी ने अमल का मीटर घुमा के रख दिया था। अपने मुँह बंद करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सब यहाँ तमाशा देखने आई हो? मुँह फाड़-फाड़ के क्यों हँस रही हो? वो एकदम बेड से खड़ी हो गई थी और उन सब की हँसी को ब्रेक लग गए थे। ऐनी का चेहरा खफ़त से और अम्बरीन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया था। अमल बेटा क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? शाहीना उसकी आवाज़ सुनकर ही कमरे में आई थी। मैं इनके सर फाड़ दूँगी, ये हँसती हैं मेरी बातों पे। वो उनकी तरफ झपटी, लेकिन शाहीना बेगम और ऐनी ने उसे सँभाल लिया। बेटा शादी में हँसी मज़ाक तो होता ही है, मेरी कोई शादी नहीं हुई तो कोई मज़ाक क्यों उड़ाएगा? वो पूरी कुव्वत से चीखी थी। अरे नहीं बेटा, कोई तुम्हारा मज़ाक नहीं उड़ा रहा, वो तो तुम्हें जानबूझकर तंग कर रही थी। मैं पागल हूँ क्या, जिसको ये सब तंग करने के लिए आई हैं? वो उन सबको नोचने के लिए दौड़ रही थी। पागल नहीं हो तो और क्या हो? अम्बरीन भाभी गुस्से से उसे देखकर तंज का तीर फेंकती हुई वहां से पाँव पटक कर निकल गई। शाहीना बेगम ने बड़ी बहू को चौंक कर देखा था, उसके तेवर खासे नागवार किस्म के थे। एनी तुम जाओ और ज़ावियार को भेजो, उन्होंने इशारा किया। तुम लोग भी आ जाओ। एनी बाकी लड़कियों को अपने साथ लेकर कमरे से चली गई। मुराद हसन वापस अमेरिका चले गए थे, लेकिन जाने से पहले वो बहुत उदास और परेशान भी थे। उन्होंने शाहीना और ज़ावियार को अमल की ज़िम्मेदारी सौंपते हुए दोनों के सामने हाथ जोड़कर उसका ख़्याल रखने की दरख्वास्त और इल्तिजा की थी और ज़ावियार ने उन्हें पूरी-पूरी तसल्ली दी थी कि वो अमल के मामले में कभी कोई कोताही नहीं करेगा, उन्हें कभी शिकायत नहीं होगी। ज़ावियार के इस अंदाज़ और तसल्ली पे मुराद हसन को अबरार सिकंदर याद आ गया था, जिसने उनकी बहन से शादी करने के बाद कभी भी कोताही से काम नहीं लिया था और ना ही उनको शिकायत का मौका दिया था और अब अबरार सिकंदर की जगह ज़ावियार सिकंदर खड़ा था। उनकी तसल्ली के लिए तो यही काफ़ी था, वो अबरार सिकंदर का बेटा था, साबिर, शाकिर और मुखलिस। इसलिए घर से रुखसत होते हुए कुछ उदास तो थे, लेकिन अंदर से मुतमईन भी हो चुके थे। वो सभी उन्हें एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने आए थे और फिर रफ्ता-रफ्ता सबकी रूटीन सेट हो गई थी। एनी और असफंद ने अपना-अपना कॉलेज जॉइन कर लिया था। शहरयार और ज़ावियार अपने बिज़नेस को फैलाने के चक्करों में लग गए थे। शाहीना बेगम ने बैंक की जानिब से रिज़ाइन देकर बहुओं पे तवज्जो देना शुरू कर दिया। अम्बरीन तो अच्छी खासी स्टाइलिश और मॉडर्न लड़की थी, उसे किसी किस्म की मदद की ज़रूरत नहीं थी। अलबत्ता अमल हर काम में कोरी थी और उसे हर चीज़ में तवज्जो और मदद चाहिए थी। शाहीना बेगम घंटों उसके पास बैठी बातें करती रहती और वह बगैर हूँ-हाँ के बस सुनती रहती। मूड ख़राब होता तो उनको यूँ ही बातें करते छोड़कर बेमुरव्वती से उठकर चली जाती थी। लेकिन
इस पे भी शाहीना बेगम को बुरा नहीं लगता था। वो जानती थी कि अमल ऐसा जानबूझकर नहीं करती। इस वक्त भी वो उसे अपने साथ ड्राइंग रूम में बिठाए इधर-उधर की छोटी-छोटी बातें करने में मसरूफ थी। जब अम्बरीन की आवाज़ पे ठिठक गईं, इसके साथ बातें करने से तो बेहतर है कि दीवारों से बातें कर लें। अम्बरीन के तंज़िया लहजे पर शाहीना बेगम को आज दूसरी बार नागवारी महसूस हुई थी। ये क्या कह रही हो तुम? आपके ख़्याल से ही कह रही हूँ। घंटों बैठकर सर खपाती हैं और नतीजा फिर भी सिफ़र का सिफ़र ही रहता है। अम्बरीन को अमल से चिढ़ हो चुकी थी। उस रोज़ वाली हद तक भूली नहीं थी। अम्बरीन अपनी हद में रहकर बात करो। वो बीमार है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग इसका मज़ाक उड़ाने की कोशिश करो। शाहीना बेगम के तेवर बदल गए थे और अम्बरीन फ़ौरन सँभल गई। मुझे भी क्या ज़रूरत मज़ाक उड़ाने की? ऐनी की फ्रेंड्स भी मज़ाक उड़ा रही थीं। उनको भी जाकर मना कर दीजिए। घर वाले मज़ाक उड़ाना शुरू करते हैं तो दुनिया वालों को शय मिलती है। तुम पहल ना करती तो उनकी क्या जुर्रत थी कि वो ऐसा करतीं? मैंने सबके सामने मुँह पे मज़ाक उड़ा लिया और लोग पीठ पीछे मज़ाक उड़ाते हैं। बस यही फ़र्क है ना? अम्बरीन ने कंधे उचकाए। ये फ़र्क बताता है कि तुम में और दुनिया वालों में कोई फ़र्क नहीं है। शाहीना बेगम का लहज़ा तअस्सुफ़ लिए हुए था। अम्बरीन लाजवाब हो गई थी। इतने में फ़ोन की बेल बजने लगी। हेलो, अम्बरीन ने ही कॉल रिसीव की। भाभी अम्मी कहाँ हैं? दूसरी तरफ ज़ावियार था। बुलाती हूँ। अम्बरीन ने रिसीवर साइड पे रख दिया। आपकी कॉल है। अम्बरीन अपने बालों में उँगलियाँ फेरती हुई बाहर निकल गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? जी, खैरियत ही है। वो दरअसल आज अमल के चेकअप की डेट है और मैं भाई के साथ एक मीटिंग में हूँ। लेट हो जाऊँगा। आप ऐसा करें कि उसे डॉक्टर के पास ले जाएँ। ज़ावियार उसके चेकअप के लिए ख़ासा मुतफ़क्किर और कॉन्शियस लग रहा था। लेकिन मैं किसी काम में मसरूफ़ हूँ, शाहीना बेगम ने जानबूझकर कहा। ले प्लीज़ अम्मी, अमल का चेकअप हर काम से ज़्यादा अहम है। आप बाकी काम बाद में कर लीजिएगा। वो जिस तरह झुँझला के बोला, शाहीना बेगम ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट रोकी थी। अगर इतना ही अहम है तो तुम खुद काम छोड़ के आ जाओ। वो सोच में पड़ गया। चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ। ये सुनकर अम्मी एकदम दिल खोल के हँस पड़ी थीं। मैं यही तो देखना चाहती थी कि तुम अपनी बीवी को तरजीह देते हो या बिज़नेस को, लेकिन तुम्हारा अपनी बीवी को तरजीह देना अच्छा लगा। उन्होंने उसे सराहा और ज़ावियार भी मुस्कुरा दिया। ज़ावियार काफ़ी देर से कंप्यूटर के सामने बैठा अपने ऑफ़िस का कुछ काम निपटा रहा था और अमल भी काफ़ी देर से बेड पे बैठी अपना हाथ थोड़ी के नीचे टिकाए बड़ी महवियत से उसे ही देख रही थी। ऐसे कि उसे देखते हुए पलक भी नहीं झपक रही थी। कमरे में लैंप ऑन था या फिर कंप्यूटर के मॉनिटर की रोशनी थी जो सीधी ज़ावियार के चेहरे पे पड़ रही थी। नीली रोशनी में ज़ावियार का चेहरा भी नीला-नीला लग रहा था और यूँ ही कीबोर्ड पे तेज़ी से उँगलियों को हरकत देते हुए उसकी नज़र अमल पे पड़ी तो वो एकदम ठिठक गया था। क्या देख रही हो? उसने चेयर को उसकी तरफ घुमाते हुए पूछा। तुम्हें, वो बेसाख्ता बोली और उसकी बेसाख्तगी पे ज़ावियार का दिल धड़क उठा। वो कब से उसे फ़रामोश किए बैठा था, लेकिन वो एक लम्हे में उसकी सारी लाताल्लुकी और फ़रामोशी को दरहम-बरहम कर गई थी। क्यों? तुम कंप्यूटर कैसे चला लेते हो? उसने अपनी अक्ल के मुताबिक सवाल किया। जैसे सब इस्तेमाल करते हैं वैसे मैं भी करता हूँ। उसने कंधे उचकाए। सब इस्तेमाल करते हैं लेकिन मैं तो नहीं कर सकती ना। मुझे तो कुछ भी नहीं आता। शुरू-शुरू में तो किसी को भी नहीं आता। सीखना पड़ता है। तुम सीखोगी? ज़ावियार ने अचानक पूछा। मैं कैसे सीखूंगी? मुझे तो ठीक से इंग्लिश भी नहीं आती। वो मायूसी से बोली। कोई बात नहीं, पहले इंग्लिश सिखा दूंगा फिर कंप्यूटर। ज़ावियार कंप्यूटर का प्लग ऑफ करके अपनी चेयर घसीट कर उठ गया था। और वो भी सिखाओगे? अमल के अंदाज में इश्तियाक था। वो क्या? अरे वो जो तुम अपनी जेब में रखते हो, क्या नाम है उसका? हाँ, मोबाइल। अमल ने ज़हन पे ज़ोर देते हुए कहा। यार सब कुछ सिखाऊँगा, सब कुछ सिखा दूँगा। यहाँ तक कि मोहब्बत करना भी। वो आकर उसके सामने बैठ गया। मोहब्बत? अमल मोहब्बत के नाम से तो वाकिफ़ थी मगर मफ़हूम से नाआशना थी। यार 6 माह हो गए हैं तुमसे मोहब्बत करते-करते और तुम्हें अभी तक मोहब्बत का ही नहीं पता। अफ़सोस क्या कह सकता हूँ भला? तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? वह हैरत से बोली। और कितना बताऊँ? ज़ावियार ने घूरा। नाराज़ क्यों हो रहे हो? क्या मैंने कहा था कि मुझसे मोहब्बत करो? वो उल्टा उस पे ख़फ़ा हुई। तुमने नहीं, तुम्हारे वालिद साहब ने कहा था कि तुमसे मोहब्बत करूँ। ज़ावियार ज़िद होकर बोला। तो फिर उन पे गुस्सा करो ना। वो लापरवाही से बोली। अमल, वो दबे लहजे में चबा कर बोला। जी? अमल ने सआदतमंदी का मुज़ाहिरा किया। वो ख़फ़गी से कुछ भी कहे बगैर उठकर अपनी जगह पे जाके लेट गया और रिमोट उठाकर टीवी ऑन कर लिया। तुम नाराज़ हो गए हो? अमल उसके करीब आ बैठी। नहीं, तो फिर बातें क्यों नहीं कर रहे? यार खाली बातों में क्या रखा है? खाली बातें? वो सवालिया देखने लगी। ज़ावियार ने ज़ब्र-ज़ब्त से काम लेते हुए सर झटक दिया। ख़ैर छोड़ो इस चीज़ को। तुम ये बताओ मूवीज़ देखती हो? उसने अमल का हाथ थाम लिया। हाँ, कैसी मूवीज़ देखती हो? सब देख लेती हूँ। रोमांटिक मूवी देखी है कभी? वो शरारत से बोला। वो कैसी होती है? अभी बताता हूँ। ज़ावियार ने चैनल सर्च करना शुरू किया और जिस चैनल पे कोई रोमांटिक मूवी नज़र आई वहीं रुक गया। ये मूवी देखो। उसने इशारा किया। ठीक है, उसने सर हिलाया। इधर मेरे करीब आकर बैठो। ज़ावियार ने उसकी तरफ देखकर कहा और फिर बेड क्राउन के साथ तकिया रखते हुए उसके टेक लगाने के लिए जगह बनाई। नहीं, मैं ठीक हूँ। वो घुटनों के गिर्द बाजू लपेटते हुए बोली। तुम ठीक हो लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ।
उसने हाथ बढ़ाकर अमल का बाजू पकड़ा और अपने करीब घसीट लिया था। अमल बमुश्किल अपना तवाज़ुन कायम रख पाई थी। मुझे लगता है जैसे ही मेरा मूड बदलता है तुम अच्छी खासी सयानी हो जाती हो। ज़ावियार उसके गुरेज और शर्म को महसूस करते हुए घूर कर बोला था। तुम्हारा मूड क्यों बदलता है? अमल ऐसे-ऐसे सवाल कर डालती थी कि ज़ावियार हाथ मलता रह जाता था। तुम मूवी देखो, उसने बात टाल दी और अमल ज़रा-सा पीछे खिसक कर बैठ गई। ज़ावियार ने इस हरकत को खास नोट किया था। वो लोग नाश्ते में मसरूफ़ थे जब अचानक शाहिना बेगम की आवाज़ उभरी। ओह माय गॉड! उन्होंने सर थाम लिया था। क्या हुआ मियाँ, आप ठीक तो हैं? एनी उनके करीब थी। उसने तेज़ी से माँ को कंधे से थाम लिया। मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ज़ेबुन्निसा, उन्होंने अखबार की तरफ देखा। ज़ेबुन्निसा आंटी? शहरयार ने हैरत से कहा और फिर यकदम अखबार उठा लिया। सामने ही अस्पताल के बेड पे बेहोश पड़ी ज़ेबुन्निसा की तस्वीर छपी थी और नीचे ही सुर्खी दर्ज थी कि फ्लैट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने पे एक खातून जख्मी जो इस वक्त सरकारी अस्पताल में एडमिट हैं और उनको आसपास के लोगों ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला था। लेकिन इस खातून के बारे में और भी इंकशाफात सामने आ रहे हैं। बकौल पड़ोसियों के वो काफी तशद्दुद पसंद खातून थी और किसी हद तक तन्हाई पसंद भी। शहरयार ऊंची आवाज में पढ़ रहा था और शाहिना बेगम का दिल हमदर्दी और रहम से भरता जा रहा था। अलबत्ता जावियार की शक्ल पे परेशानी दर्ज थी, लेकिन शुक्र था कि अमल अभी सो रही थी। उसे इस बात से दूर रखना ही बेहतर था। ज़ावियार, तुम मुझे अस्पताल ले चलो। शाहिना बेगम से रहा नहीं गया। ज़ेबुन्निसा शाहिना और मुराद हसन की मामूज़ाद कज़िन थी। मामू और ममानी की अचानक वफ़ात के बाद उनके अम्मा अब्बा ज़ेबुन्निसा को अपने घर ले आए थे और चंद ही दिनों बाद उन्होंने ज़ेबुन्निसा को मुराद हसन से मंसूब करने का फ़ैसला कर लिया। शुरू में ज़ेबुन्निसा इतने खूबसूरत शौहर की संगत में खुश रही, लेकिन फिर रफ़्ता-रफ़्ता लोगों की नज़रों ने उसे खूबसूरती और बदसूरती के इस मिलाप का एहसास दिलाना शुरू कर दिया। और यही एहसास उसकी ज़बान का हिस्सा बन गया और इसी एहसास ने उसकी ज़िंदगी तबाह-ओ-बर्बाद करके रख दी। बल्कि अपनी ज़िंदगी ही नहीं, अपनी बेटी की ज़िंदगी को भी नहीं बख्शा। वो अपने अंदर का गुस्सा और गुबार उस पे निकालती रही और हमेशा उसे तख्ता-ए-मुश्क बनाए रखा। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि मुराद हसन बेटी से मिलने चले गए थे और उसे वहाँ से निकाल लाए थे। शाहिना बेगम तमाम रास्ते सोचों में गुम रही थी। अमल कमरे में टहलते हुए बार-बार घड़ी देख रही थी और अंदर ही अंदर झुंझला रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। नीचे जाकर एनी से पूछने का ख़्याल आया। एनी के बेडरूम के दरवाजे में पहुँचकर उसके कदम रुके थे। वो शशोपंज में वो शशोपंज का शिकार नज़र आने लगी। अरे! अमल भाभी! एनी ने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर खुशगवार हैरत से चहक उठी थी। आइए ना, अंदर आइए। बाहर क्यों खड़ी हैं? वो अमल का बाजू थाम के अंदर ले आई। अंदर कालीन पे बैठा आसफ़ी कोई वीडियो गेम खेल रहा था। वो भी अमल को देखकर एकदम खड़ा हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वो एहतरामन बोला। एनी और असफ़ी उससे छोटे थे। एनी 2 साल छोटी थी और असफ़ी 1 साल। बैठिए ना, उन्होंने सोफ़े की तरफ इशारा किया। नहीं, मैं कुछ पूछने आई थी। अमल उन दोनों से नर्वस होने लगी। जी, क्या पूछना है? एनी बड़ी तमीज़ से बोली। वो मैं उसका पूछने आई थी। उसने बमुश्किल कहा। ज़ावियार भाई का पूछने आई हैं? हाँ, हाँ। वो अमल ने फ़ौरन इस बात में गर्दन हिलाई। तो पूछिए ना, एनी शरारत से बोली। कहाँ है वो? उसने पूछ ही लिया। ओहो! उदास हो रही हैं उनके लिए। उन दोनों बहन-भाई ने एक-दूसरे को मुस्कुरा कर देखा। नहीं, वो अभी तक आया नहीं इसलिए, अमल ने घबरा कर वज़ाहत दी। तो फिर जाइए, वो आ चुके हैं, उनकी गाड़ी रुकने की आवाज़ आई है अभी। एनी ने उसे नवीद सुनाई और अमल मज़ीद कुछ भी कहे बगैर सूरत से उसके कमरे से निकल आई थी। वो अपने कमरे में पहुँची तो ज़ावियार को देखकर ठहर गई थी। वो बेड पे बैठा नीचे झुककर अपने शू लेस खोल रहा था। कहाँ थे तुम? इतनी देर से क्यों आए? अमल का बेचैन सा सवाल ज़ावियार को ठिठकने पे मजबूर कर गया। वो एकदम सीधा हुआ। वो आँखों में तहय्युर लिए उसे देख रहा था। अधखुले शूज़ में ही उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। बोलो ना, क्या पूछ रही थी तुम? उसने अमल का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया। अमल उसे घूरने लगी। इतनी देर से क्यों आए हो? लहजे खफ़गी भरा था। लहजा खफ़गी भरा था। तुम्हें मेरा इंतज़ार था? मैं तो रोज़ तुम्हारा इंतज़ार करती हूँ। अंदाज़ में मासूमियत और बेनयाज़ी थी। तो बताती क्यों नहीं हो? बताने से क्या होगा? मैं जल्दी आ जाया करूँगा। तो फिर काम कौन करेगा? काम भाड़ में जाए। काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? खाने की जगह तुम्हें खा लूँगा। मुझे? हाँ, तुम्हें। वो उसे गहरी और भरपूर नज़रों से देखते हुए उसके चेहरे पे झुका, लेकिन अचानक होने वाली दस्तक ने उसकी ख्वाहिश को इंतहाई बेदर्दी से रौंद डाला था। वो एकदम भिन्ना गया। कौन है? उसने बमुश्किल अपने गुस्से को ज़ब्त करते हुए पूछा। मैं हूँ यार, शहरयार की आवाज़ पे ज़ावियार को अपना आप मज़ीद कंपोज़ करना पड़ गया। आसाब झुंझलाए हुए थे। अमल बेनियाज़ी से जाकर बेड पे बैठ गई और टीवी ऑन कर लिया। जी भाई, उसने दरवाज़ा खोलते हुए अपने लहजे को हद्दल इम्कान नॉर्मल रखने की कोशिश की। क्या बात है, इतने थके-थके और बेज़ार क्यों लग रहे हो? शहरयार उसकी बेज़ारी को थकन पे मामूल कर किया। कुछ नहीं, बस चेंज करने जा रहा था। ओह!
वो अम्मी ज़ेबुन्निसा आंटी का पूछ रही हैं कि अब कैसी तबीयत है उनकी। शाहिना बेगम सुबह अस्पताल गई थीं और ज़ेबुन्निसा ने उन्हें देखकर वो हंगामा मचाया कि पूरा अस्पताल तकरीबन सर पे उठा लिया था। उन्होंने किसी का भी ख़्याल किए बगैर शाहिना बेगम को गालियाँ बकना शुरू कर दिया और सबके सामने माँ के बारे में ऐसे मुग़ल्लिज़ात सुनना ज़ावियार को गवारा नहीं था। इसलिए उसने कुछ ही देर बाद शाहिना बेगम को वापस घर भेज दिया था और खुद ज़ेबुन्निसा के पास रुक गया। उनके इस हिज़यानी कैफ़ियत के मद्देनज़र डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर का ख़्याल है कि अगर मज़ीद 2 दिन तक उनकी यही कंडीशन रही तो उन्हें पागलखाने भेज दिया जाएगा। ज़ावियार ने आहिस्तगी से कहा। ओह नो! शहरयार को धचका लगा। हम क्या कह सकते हैं? उन्होंने अपनी जो हालत बना रखी है उसके बाद ये तो होना ही था। महज़ एक एहसास कमतरी को खुद पे हावी करके उन्होंने घर का घर तबाह कर दिया और अपनी ज़िंदगी भी अजीरन कर ली। ज़ावियार खफगी से बोल रहा था। क्या देख रही हो? अमल काफ़ी देर से आईने के सामने खड़ी थी और अपने आप को हर ज़ाविये से देख रही थी, लेकिन कहीं भी मुतमईन नहीं हो रही थी। जब ही ज़ावियार को पूछना पड़ गया था। मैं खूबसूरत नहीं हूँ ना? उसने काफ़ी सपाट से लहजे में कहा था। ज़ावियार अपने कपड़े हैंगर से उतारते हुए एकदम चौंक गया था। तुम्हें किसने कहा? ज़ावियार को शॉक लगा था। वो नहीं चाहता था कि अमल खूबसूरती और बदसूरती के भंवर में उलझे, क्योंकि ज़ेबुन्निसा ने इस भंवर में उलझकर अपने लिए पागलखाने का रास्ता हमवार कर लिया था। आईना कह रहा है। अमल अभी तक अपने आप पे नज़रें जमाए खड़ी थी। ज़ावियार कपड़े और हैंगर बेड पे डाल के उसके पास आ खड़ा हुआ। आईने झूठ बोलते हैं, तुम मुझसे पूछो। वो काफ़ी मज़बूत लहजे में बोलते हुए उसकी आँखों में झाँक रहा था। अमल ने उसकी आँखों में देखा और फिर एकदम फट पड़ी थी। झूठ बोलते हो तुम भी। तुम झूठ बोलते हो, मुझे झूठी तसल्लियाँ देते हो, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। उसने चीखते हुए ज़ावियार का गिरहबान पकड़ लिया था। ज़ावियार शज़्ज़ूर सा रह गया। क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? ज़ावियार ने अपने आसाब को कंट्रोल करते हुए कहा था। खूबसूरत खूबसूरत कैसी होती हैं? तुम्हारी बहन जैसी, तुम्हारी भाभी जैसी, तुम्हारी माँ जैसी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन जैसी खूबसूरत हूँ? ये बदसूरत शक्ल उनके सामने मांद पड़ जाती है। मैं उनको देखती हूँ तो अपने आप को देखने को दिल ही नहीं चाहता। चिढ़ होती है मुझे अपने आप से। मैं हज़ार बार रगड़-रगड़ कर मुँह धोती हूँ, मगर फिर भी उन जैसी नहीं हो पाती। मुझे खुद अपने आप से चिढ़ और कोफ्त होती है। तो तुम मुझे कैसे बर्दाश्त कर लेते हो? दिल तो नहीं चाहता होगा ना? तुम्हारे साथ तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की होती तो जोड़ी सजती। मैं तो तुम्हारे साथ शट अप! अपनी ज़बान बंद रखो। वो एकदम गुस्से में आ गया था। अमल 2 कदम पीछे हट गई, बल्कि दहल गई थी। वो आज तक उसके साथ इस लहजे और इस अंदाज़ में नहीं बोला था। 8-10 माह हो गए हैं तुम्हें, आज मुझे झूठा कहने खड़ी हो गई हो। क्या झूठ बोला है मैंने? ये कि तुम खूबसूरत हो? ज़ाविया ने उसे बाजू से पकड़कर खींचा और आईने के सामने खड़ा कर दिया। देखो अपने आप को और बताओ मुझे कि तुम कहाँ से बदसूरत हो? रंगत सफ़ेद होना खूबसूरत नहीं है। अगर सिर्फ़ रंगत ही गोरी-चिट्टी करनी है तो वो तो तुम भी कर सकती हो, किसी भी ब्यूटी पार्लर चली जाओ। तुम्हारे अंदर ये जो खूबसूरती और बदसूरती का खन्नास भरा हुआ है ना, इसे ख़त्म कर दो, वरना ये सब ख़त्म कर देगा। सारे किए कराए पे पानी फेर देगा। ज़ावियार ने उसे कंधों से थाम के झिंझोड़ के रख दिया था। वो एकदम दहशत-ज़दा सी नज़र आने लगी थी और बात करते हुए ज़ावियार उसे देखकर रुक गया था। फिर फ़ौरन ही उसके कंधों से हाथ हटाकर बेड पे जा बैठा और कितनी देर अपने सर दोनों हाथों में थामे बैठा रहा। और भी न जाने कितनी देर बैठा रहता कि उसे दबी-दबी सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो अभी तक ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी रो रही थी। अमल इधर आओ, उसने अब की बार ऊँची आवाज़ में कहा और अमल को मजबूरन आना पड़ा। बैठो, अपने करीब बैठने का कहा और साथ ही उसे हाथ से पकड़कर अपने करीब बिठा भी लिया। उसकी दबी-दबी सिसकियाँ हुनूस जारी थीं, चेहरा झुका हुआ था। देखो अमल, मुझे गुस्सा तुम पे नहीं आया, बल्कि गुस्सा इस बात पे आया है कि तकरीबन 1 साल होने को आया है और इस 1 साल में क्या मैं तुम्हें ये यकीन भी नहीं दे पाया कि तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे लिए कितनी अहम और ख़ास हो? मैं अगर खूबसूरती देखने वाला होता तो अमेरिका में ही किसी से शादी कर चुका होता। वहाँ खूबसूरत चेहरों की कमी नहीं थी और ना ही मेरा दिल ऐसा था कि किसी की ज़ाहिरी खूबसूरती से तस्खीर हो जाता। मैंने तुमसे शादी की है तो अपनी मर्ज़ी से की है। 1 साल होने वाला है तुम्हारे साथ रहते हुए। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है या मैं बेज़ार होता हूँ? वो उसका हाथ अपने हाथ में थामे पूछ रहा था। और रही बात ऐनी और अम्बरीन की तरह नज़र आने की, तो तुम्हारा ये शौक मैं सुबह ही पूरा कर दूँगा। तुम्हें खुद ब्यूटी पार्लर लेकर जाऊँगा। लेकिन इतना सोच लो, फिर तुम्हें उन जैसा ही बन के रहना पड़ेगा, स्टाइलिश और मॉडर्न। उसने साथ-साथ धमकी दी और अमल रोते-रोते हँस पड़ी थी। ज़ावियार आँसुओं और हँसी का ये हसीन इम्तिज़ाज देखता रह गया। अमल प्लीज़ अपने दिल से ये अजीब-अजीब वहम और वसवसे निकाल दो। दुनिया बहुत खूबसूरत है और दुनिया की इस खूबसूरती में तुम भी शामिल हो। प्लीज़ एन्जॉय करो, खुश रहो, खुल के जियो। वो उसका चेहरा हाथों में लेते हुए बोला, मैं तुम्हें वाक़ई अच्छी लगती हूँ? वो तसल्ली चाहती थी। हाँ, मुझे तलाक देकर चले तो नहीं जाओगे? उसके अंदर का चोर सामने आया तो ज़ावियार ठिठक गया। उसकी चुप अमल को मुतवहिश कर गई। नहीं मेरी जान, कभी नहीं, ऐसा सोचना भी मत। उसने फ़ौरन सख्ती से तरदीद की थी और अमल
उसकी खुशी की इंतहा थी कि वो एकदम बेइख्तियार ज़ावियार के सीने से लिपट गई थी और उसकी खुशी के इस इज़हार पे ज़ावियार बेसाख्ता मुस्कुरा दिया था। सुबह पार्लर चलने की तैयारी कर लो, वो उसके गिर्द बाजू लपेटते हुए बोला। वो आज वक़्त से पहले ही ऑफ़िस से उठ आया था। वो शहरयार ने जल्दी निकलने की वजह भी पूछी मगर वो टाल गया था। वो बेडरूम में आ गया, अमल नहाकर कंघी कर रही थी। चलो मेरे साथ, उसने इशारा किया। कहाँ? ब्यूटी पार्लर। बस चलो, लेकिन-वेकिन कुछ नहीं। अब मैं तुम्हें वैसा बना के छोड़ूँगा जिसकी तुम ख्वाब देखती हो और हसरत से आहें भरती हो। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया और सीधा लाकर गाड़ी में बिठा दिया। वो बाहर निकली तो ज़ावियार उसे देखकर हैरान रह गया। वो लोग जैसा फ्लैट से लेकर आए थे, जिसको देखकर ये लगता ही नहीं था कि वो बेहतरी की तरफ भी आ सकती है। चलो ना, खड़े क्यों हो? अमल ने उसे एक ही जगह खड़े देखकर कहा। क्या मैं वाक़ई खूबसूरत लग रही हूँ? उसने गाड़ी रोड पे डाली ही थी कि अमल ने उसकी तरफ रुख फेरते हुए सवाल किया। वही यकीन और बेयकीनी के दरमियान डोलता हुआ सवाल, क्या मेरे कहने पे यकीन आएगा तुम्हें? ज़ावियार का लहजा भी बेयकीन था क्योंकि वो यकीन जो नहीं करती थी। तुम कहो तो सही, वो अपनी खूबसूरती का यकीन कर यकीन लेने के लिए बेताब थी। घर चल के बताता हूँ। वो ज़ुमानी नज़रों से देखते हुए शरारत से बोला, लेकिन इससे पहले कि वो मोड़ काटते हुए स्पीड बढ़ाता, उसे ब्रेक लगाने पड़ गए थे। सामने रोड पे खासा रश था, एम्बुलेंस का सायरन बज रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोग जमा थे। रास्ता बंद था। क्या हुआ? अमल परेशान हुई। शायद कोई एक्सीडेंट हो गया है। ज़ावियार को अंदाज़ा हो चुका था। फिर क्या करेंगे? दूसरे रास्ते से चक्कर काट के जाना पड़ेगा, ज़ावियार ने संजीदगी से कहा और फिर गाड़ी को थोड़ा बैक करके यू टर्न लिया और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जिन रास्तों पे वो अब जा रहा था, वो रास्ते अमल मुराद के लिए अजनबी नहीं थे। इन्हीं रास्तों पे आते-जाते उसने मिडल पास किया था और फिर हमेशा के लिए घर बैठ गई और इन्हीं रास्तों में से एक रास्ता उस फ्लैट का भी था जहाँ उसे भूख, प्यास और तशद्दुद सह कर रहना पड़ता था। जहाँ उसे इतनी शदीद मार पड़ती थी कि वो सुबह व शाम का फ़र्क भूल जाती थी। कहने को तो ज़ेबुन्निसा उसकी माँ थी, लेकिन अपना गुस्सा और अंदर का गुबार वो किसी ज़ालिम जल्लाद की तरह निकालती थी। और ये भूल जाती थी कि वो सिर्फ़ मुराद हसन की ही नहीं, उसकी अपनी भी बेटी है और उस बेटी को उसने इस हाल को पहुँचा दिया था कि वो सड़कों और रास्तों से भी खौफ़ज़दा हो गई थी और देखते ही देखते उसने एकदम चीखना-चिल्लाना शुरू कर दिया। गाड़ी रोको, मुझे नहीं जाना, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना। गाड़ी रोको तुम ज़लील कमीने, मुझे बहाने से लेकर आए हो, तुमने झूठ बोला मेरे साथ। गाड़ी रोको, वो चीखते-चिल्लाते हुए ज़ावियार पे झपट पड़ी। यही उसका आखिरी हरबा होता था। ज़ावियार अचानक इस उफ़्ताद के लिए तैयार नहीं था। गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई, स्टीयरिंग उसके हाथों से छूट गया था। उसने यकदम बाजू सामने करते हुए उसके नाखूनों से अपने चेहरे को बचाया और उसे बाजू के धक्के से अमल को वापस सीट पे फेंका। "ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। तुम मुझे इस फ्लैट में लेकर जा रहे हो तुम मुझे उस फ्लैट में लेकर जा रहे हो। मैं मर जाऊँगी लेकिन वहाँ नहीं जाऊँगी।" बाजू पे दाँत गाड़ चुकी थी। "अमल सँभालो अपने आप को, मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा रहा।" वो तकलीफ के बावजूद सख्ती से बोला था, लेकिन गुस्से से मुश्तइल नहीं हुआ था। और इस हाथापाई में अमल खुद ही स्टीयरिंग से टकराई और दर्द से कराहती हुई एकदम वहीं लुढ़क गई। अमल, अमल, आंखें खोलो। ज़ावियार ने बमुश्किल गाड़ी संभाली और साथ-साथ उसे भी। अगले चंद मिनटों में जिस हाल में वो घर पहुंचा, सभी परेशान हो गए थे। अमल तकरीबन बेहोश थी और ज़ावियार उसे बाजुओं में उठाकर अंदर लाया था। लेकिन खुद ज़ावियार की हालत भी काफ़ी मशकूक हो रही थी। हाथों पे जख्मों के निशान थे, शर्ट के बटन टूटे हुए थे और सांस नाहमवार हो रही थी। "ज़ावियार, क्या हुआ है? तुम कुछ बताओ तो सही।" शाहिना बेगम उसके पीछे कमरे तक आईं, लेकिन ज़ावियार अमल को बेड पे डालकर खामोशी से डॉक्टर को कॉल करने के लिए बाहर निकल गया था। वो इस वक़्त किसी को भी कुछ बताने के मूड में नहीं था, उसकी चुप गहरी थी। आज जुम्मा था और इसीलिए वो ऑफ़िस से ज़रा जल्दी उठ आया था, लेकिन घर पहुँचा तो पता चला कि घर पे तो कोई भी नहीं है। एनी कॉलेज गई हुई थी, असफर यूनिवर्सिटी, अम्बरीन भाभी, शहरयार और शाहिना बेगम अम्बरीन भाभी के मैके गए हुए थे। उनके भतीजे के अकीके का फ़ंक्शन था शायद। फंक्शन दिन के वक़्त था, इसलिए एनी और असफर वग़ैरह नहीं जा सके थे और रही अमल, तो वो सुकून से लाउंज में बैठी टीवी देख रही थी। ज़ावियार एक नज़र उसे देखकर वहीं से पलट गया, लेकिन इतने में वो भी उसे देख चुकी थी। वो ऊपर कमरे में आया और अपने कपड़ों की अलमारी खोल के खड़ा हो गया था। लेकिन पूरी अलमारी में कोई एक भी शलवार सूट नज़र नहीं आया था कि जिसे पहनकर वो नमाज़ जुमा ही पड़ा था। लिहाज़ा अलमारी के निचले खाने से तहशुदा शलवार सूट निकाला और उसे प्रेस करने का सोचने लगा। लाओ मैं इस्त्री कर दूँ। वो ड्रेसिंग रूम में इस्त्री स्टैंड के करीब खड़ा इस्त्री का प्लग लगा रहा था कि अमल का बीवियों जैसा जुमला सुनाई दिया। ज़ावियार ने अलबत्ता कोई नोटिस नहीं लिया और प्लग लगाकर इस्त्री की स्पीड चेक की। मैं इस्त्री कर देती हूँ, तुम फ़िक्र ना करो, जलाऊँगी नहीं। उसने ज़ावियार के कंधे पे रखे कपड़े अपनी तरफ खींच लिए। सिर्फ़ कपड़े जलने से कुछ नहीं होता, वो चबाकर कहता ड्रेसिंग रूम से निकल गया था। फिर जितनी देर में वो शावर लेकर निकला, उतने में वो भी कपड़े लेकर आ गई। कभी-कभी वो अपनी हरकतों और अंदाज़ो-अतवार से बिल्कुल नॉर्मल महसूस होती थी और कभी-कभी सारी कसर एक दिन में पूरी कर लेती थी।
देख लो ठीक हुए, मैं जुमा पढ़ने जा रहा हूँ, मॉडलिंग करने नहीं। उसने तंजिया कहकर कपड़े उसके हाथ से ले लिए थे। तुम मुझसे नाराज हो ना? अमल हिचकिचा कर जरा डरते डरते बोली। सावियार तौलिया बालों में रगड़ते हुए ठिठक गया था। वो आज कितना नॉर्मल रिएक्ट कर रही थी। नाराज? हाँ, उस रोज मैंने गाड़ी में इतना हंगामा जो कर दिया था, वो अपने किए पे पशेमान थी। कोई बात नहीं, आइंदा भी करती रहना मेरी बला से। वो कंधे उचकाता सर झटक कर कपड़े पहनने चला गया। मुझे माफ कर दो। वो वापस आया तो अमल ने लजाजत से कहा, माफी कैसी, 2 रोज बाद तुम्हें फिर कहीं लेकर जाऊंगा, तुम फिर वही हंगामा कर दोगी। इसलिए माफी का क्या फायदा? वो इंतहाई रूड हो रहा था। नहीं, अब नहीं करूंगी, अब कभी ऐसा नहीं करूंगी, वादा, पक्का वादा। उसने फौरन जोर जोर से कहा। चलो लिखो, तुम कहाँ हो? उसने अमल को जुमला लिखने को दिया। TUM, तुम। KAHAN, कहाँ। HO, हो, तुम कहाँ हो? अमल ने बाआवाज़ बुलंद मैसेज लिखा और फिर मोबाइल स्क्रीन ज़ावियार के सामने की। शाबाश, बिल्कुल ठीक लिखा है। अब इस मैसेज को मेरे नंबर पे सेंड करो। ज़ावियार उसे मोबाइल हैंडल करना सिखा रहा था और अमल उसके समझाने के तरीके को बहुत जल्दी पिक कर रही थी और उसमें ज़ावियार की कामयाबी थी। उसने ऑप्शन का बटन दबाकर मैसेज को सेंड पे लाकर ज़ावियार का नंबर सर्च किया और मैसेज सेंड कर दिया। दूसरी तरफ फ़ौरन मैसेज ट्यून बजी थी। चलो अब मैं तुम्हें रिप्लाई करता हूँ। उसने अपना मोबाइल उठाकर तेज़ी से बटन प्रेस किए और रिप्लाई कर दिया। अब अमल के मोबाइल पे ट्यून बजी थी। वो मैसेज ओपन करके पढ़ने लगी। मैं तुम्हारे दिल में हूँ। वो मैसेज पढ़ते हुए मुस्कुराई। तुम्हें कैसे पता? उसने मुश्किल से ही सही मगर मैसेज ज़रूर लिख लिया था, वो भी बगैर किसी मदद के। मुझे इसलिए पता है कि तुम्हारे दिल को लॉक लगा हुआ था और उस लॉक को खोलकर मैं ही अंदर दाखिल हुआ हूँ, इसलिए अब वहाँ मेरा ही क़याम है। अमल ज़ावियार का रिप्लाई पढ़कर हैरान हुई। सच? मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो? वो मोबाइल बेड पर रख के यकदम हैरानी से बोली। हा हा हा। ज़ावियार यकदम कहकहा लगा के हँस पड़ा। दिल तुम्हारा है और पूछ मुझसे रही हो। अमल उसके मजाक उड़ाने पे झेप गई थी। अब उसने किसी मजाक पे तैश में आना छोड़ दिया था। काफी नॉर्मल हो चुकी थी वो। मेरे दिल को और मुझको तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो, इसलिए पूछती हूँ। तो फिर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, मुझे चोरी चोरी देखती हो, मेरा इंतजार करती हो, जो कहता हूँ वो मान लेती हो, और यही तुम्हारे दिल की मोहब्बत की निशानी है। जावियार ने करीब बैठी अमल की गर्दन में बाजू डालकर उसे अपने ऊपर झुका लिया था। मोहब्बत कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, मोहब्बत। अमल धीमे से बोली। हाँ, तुम जैसा खूबसूरत, वो दिल से बोला था। मोहब्बत की खूबसूरती जैसा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता, ना तुम ना मैं। वो समझदारी और संजीदगी से गोया हुई। माशाअल्लाह, बड़ी-बड़ी बातें करने लगी हो। ये बातें तुम्हारी अपनी हैं या किसी रिसाले से पढ़ी है? वो शरारत से बोला, क्योंकि उसने काफ़ी दिन पहले ढेर सारे मेयारी डाइजेस्ट और किताबें लाकर अमल को पढ़ने के लिए दिए थे और वो वाक़ई दिलचस्पी से पढ़ती रही थी। उसने एक-एक चीज़ पढ़ने के बाद ज़ावियार के साथ डिस्कस की थी। और ज़ावियार को उसकी ये दिलचस्पी बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन उस वक़्त ज़ावियार के सवाल पे वो पहले वाले तेवरों समेत उसे घूरने लगी थी। ओके बाबा, ओके, मुझे समझ में आ गया है। ये बात तुमने खुद ही की है, कहीं पढ़ी नहीं है। वो फ़ौरन डरने की एक्टिंग करते हुए बोला तो अमल बेसाख्ता हँस पड़ी थी। वैसे एक बात बताओ, तुमने किसी नॉवेल या अफ़साने में कभी ये नहीं पढ़ा कि हीरो और हीरोइन एक-दूसरे के करीब भी आते हैं, रोमांस भी करते हैं और बस भी करो। अमल ने उसके मुँह पे हाथ रख दिया। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख होने लगा था। और ज़ावियार का एक और कहकहा बुलंद हुआ था। यार, किस काफ़िर का दिल चाहता है बस करने को? ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। वो उसके हिसार से निकलकर बेड से उतर गई। वो बेड से उतर गई थी। अब मुझे सोना है, और क्या करना है भला? वो बड़बड़ाता हुआ करवट बदल गया। मुराद हसन के पाकिस्तान सेटल होने की खबर ने सबको खुश कर दिया था और सबसे ज्यादा खुशी शाहीना बेगम को ही हो रही थी। आखिर उनका भाई बीवी बच्चों के साथ पहली बार पाकिस्तान आ रहा था। वो दो ही बहन भाई थे और उन दोनों ने भी दूर रहकर जिंदगी गुजार दी थी। हालांकि दोनों बहन भाई को एक दूसरे की अशद जरूरत थी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दिल का हाल बखूबी जानते थे और एक दूसरे के सिवा और कोई रिश्ता भी तो आस पास नहीं था। बस अपनी अपनी औलादों के साथ जी रहे थे। और इसीलिए जब मुराद हसन ने पाकिस्तान सेटल होने की बात बताई तो शाहीना बेगम खुश हो गई थी। लेकिन सिर्फ एक अमल ही थी जो ना खुश थी और ना ही नाखुश। क्या तुम्हें अपने बाबा की आमद का सुनकर खुशी नहीं हुई? शाहीना बेगम ने अमल के सर पे हाथ फेरते हुए पूछा। खुशी तो तब होती जब मैं उनके साथ रहती। मुझे उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ रहे या वहाँ। अमल ने तल्खी से कहा। ये क्या कह रही हो बेटा? शाहीना बेगम को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। बेटा, वो अगर मुल्क से बाहर रहते हैं तो ये उनकी मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी पप्पू? वो मुझे मेरी माँ के रहमो करम पे छोड़कर चले गए। जिस औरत के साथ वो खुद नहीं रह सकते थे, उसके साथ मुझे रहने के लिए छोड़ दिया, जो मेरे बाप की बेवफ़ाई का बदला मुझसे लेती रही। और सच पूछे तो मेरे लिए दोनों ही एक जैसे साबित हुए हैं, बेहिस ज़ालिम और जल्लाद। अमल एक-एक लफ्ज़ चबाकर बोल रही थी और शाहीना बेगम हक्का-बक्का उसकी सूरत देखती रह गईं। वो हैरान थीं कि इस लबो लहजे में अमल
मुराद बात कर रही है, जो बात करना तो दूर की बात सुनने का स्टैमिना भी नहीं रखती थी। अमल सर तापा ज़ावियार की मेहनत का मुँह बोलता सबूत थी। उसकी शख्सियत साज़ी का क्रेडिट ज़ावियार सिकंदर को जाता था और इस लम्हे शाहिना बेगम दिल ही दिल में बेटे को दाद दिए बगैर नहीं रह सकी थी। उसने सब्र बर्दाश्त का रिकॉर्ड कायम कर दिखाया था। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे बेटा, उन्होंने भाग-दौड़ की थी तुम्हें साथ ले जाने के लिए, मगर कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर मिल चुका था। प्लीज़ फूफू, अब बताने का क्या फ़ायदा? वो आ रहे हैं तो अच्छी बात है। उसने कंधे उचकाए और फिर वहां से उठ गई, लेकिन शाइना बेगम बहुत देर तक उसके बारे में ही सोचती रही। आप कौन से कपड़े पहनेंगे? अमल वार्डरोब के पट खोले खड़ी थी और ज़ावियार से इस्तफसार कर रही थी। जो तुम निकाल दो, वो किताब से सर उठाकर बोला। निकाल दूं? हाँ यार, निकाल दो, जो भी तुम्हें पसंद है। वो जानबूझकर ये काम उसके जिम्मे लगा रहा था, वो अपने लिए उसकी पसंद देखना चाहता था। ये ठीक है ना? उसने ब्लैक थ्री पीस सूट निकाल कर सामने किया था और ज़ावियार उसकी पसंद की दाद दिए बगैर ना रह सका। पसंद तो वाकई अच्छी है, लेकिन यार, क्या ये फॉर्मल ड्रेस पहनकर मैं अपने मामू के घर जाते हुए अच्छा लगूंगा? उसने जरा सा एतराज किया। तो क्या हुआ? आप कौन सा ऐसे ही मुंह उठाकर जा रहे हैं? चाहे छोटा ही सही, लेकिन फंक्शन तो है ना। शहरयार भाई और असपर भी तो तैयार ही होकर जाएंगे। उसने दलील दी। एक शर्त पे पहन सकता हूँ। वो किताब बंद करके बेड से उठ खड़ा हुआ था। कैसी शर्त? अमल ठिठकी। उसने घूर के देखा था। ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है, उसने तसल्ली दी और अमल की आंखों में इस्तेफहाम बोलने लगा। तुम भी मेरी पसंद का ड्रेस पहनोगी? वो भी वार्डरोब के करीब आ खड़ा हुआ। इसमें शर्त की क्या बात है? अमल इतनी लापरवाही से बोली कि ज़ावियार हैरत से देखता रह गया। अब इसमें हैरानी वाली क्या बात है? तुम जो भी कहोगे मैं पहन लूँगी। उसके अंदाज पे ज़ावियार गश खाते-खाते बचा था। ये तुम ही हो ना? उसने अमल के चेहरे को छुआ, वो घूरती हुई पीछे खिसक गई। हाँ, ये मैं ही हूँ, अमल ज़ावियार, आपकी बीवी। उसने इस्तेहकाक भरे लहजे में कहा। मैं सदके जाऊँ, आज मेरी बीवी कैसी-कैसी रज़ामंदियाँ दे रही है। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। उसने अपने बाजू पे चुटकी काटी। जो गुज़रा वो ख्वाब था, एक भयानक और बुरा ख्वाब। हकीकत तो अब शुरू हुई है। वो ज़ावियार का बाजू सहलाते हुए बोली। क्योंकि उसने अपने बाजू पे चुटकी हाथ से जोर से काटी थी। लेकिन मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब ही है। ज़ावियार को यकीन नहीं आ रहा था। चलें, आपके लिए ख्वाब सही और मेरे लिए हकीकत सही। अब जल्दी से तैयार हो जाएं। उसने हैंगर बेड पे डाल दिया। वो उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले कि वो अपना बचाव करती, ज़ावियार इस्तेहकाक भरी गुस्ताखी में कामयाब हो चुका था। ज़ावियार, वो खफगी से बोली, आज तुमने ज़ावियार सिकंदर के सोए हुए जज्बात को ललकारा है। आज तुम्हारी खैर नहीं। वो उसे धमकी देकर कपड़े बदलने चला गया और अमल शर्म से सुर्ख पड़ती उसकी दूसरी अशिया निकाल कर रखने लगी थी और जब वो तैयार होने के लिए गई, तब ज़ावियार ने ड्रेस सिलेक्ट किया था। मुराद हसन को पाकिस्तान आए 1 हफ्ता हो चुका था, लेकिन अमल एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई थी। ना एयरपोर्ट, ना उनके घर। अलबत्ता वो खुद एक बार मिलने आए थे और वो बहुत सरसरी सा उनसे मिली थी। लेकिन आज उन्होंने अपने वतन वापसी की खुशी में अपने करीबी लोगों को और मिलने वालों को दावत दी थी। सबको इनवाइट किया था, सो शाहिना बेगम की फैमिली भी इनवाइटेड थी। अमल तो शायद जाने से इनकार कर देती, लेकिन ज़ावियार ने उस पे भी उसे अच्छा खासा लेक्चर दिया था, जिसकी वजह से वो वाक़ई सोचने पे मजबूर हो गई थी कि उसे जाना चाहिए। हर सिचुएशन का सामना करना चाहिए और आज वो यही सामना करने जा रही थी और काफ़ी एतमाद और एहतमाम से तैयार हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। उन सब ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज़ से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। मुराद हसन यकदम सोफ़े से खड़े हुए थे। उनके चेहरे पे खुशी का रंग अमल को देखकर उभरा था। कैसी हो मेरी गुड़िया? उन्होंने बेसाख्ता उसके करीब आते हुए उसे कंधे से लगा लिया था। जी ठीक हूँ, आप कैसे हैं? उसने पहली मर्तबा उनसे इस तरह अपनाइयत से पूछा था। मैं ठीक हूँ। बेटा, तुम आई हो तो यूँ लग रहा है मेरे घर में 2 जहानों की खुशियाँ और रहमतें आ गई हैं। मुराद हसन की दिली खुशी उनके नम आलूद लहजे से नुमायाँ हो रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। उसने मुराद हसन के पहलू में खड़ी औरत को फौरन शनाख्त कर लिया था। वो उसके बाप की दूसरी बीवी और उसकी सौतेली माँ थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। नाइमा बेगम ने उसे बेइख्तियार लिपटा लिया था और उसकी पेशानी पे बोसा दिया था। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत जोड़ी है तुम दोनों की। मैं सोचती थी ज़ावियार तो इतना हैंडसम है, तो अमल पता नहीं कैसी होगी, लेकिन तुम तो मेरी तवक्को से बढ़ के प्यारी हो। उन्होंने करीब खड़े ज़ावियार को देखते हुए सराहा। वालिद साहब भी तो इतने हैंडसम है मोहतरमा के। ज़ावियार ने शरारत से मुराद हसन को देखा, जिस पे नाइमा बेगम और मुराद हसन बेसाख्ता हंस पड़े थे। आओ बैठो ना तुम लोग। नाइमा बेगम उन सबको बिठाने लगी, लेकिन अमल सिर्फ एक ही चीज पे सोचे जा रही थी कि नाइमा बेगम भी इतनी खूबसूरत नहीं थी। गंदुमी रंगत और इंतहाई आम से नैन नकुश थे उनके, लेकिन अंदाजो इतवार में एक वकार, एक तमकनत सी थी। उनकी ड्रेसिंग से ही उनके नफीस तबीयत का पता चल रहा था। वो कहीं से भी किसी किस्म के एहसास से कमतरी में मुब्तला नहीं थी। वो सब कुछ उनके अंदर मौजूद था जिसकी ज़ेबुन्निसा के पास कमी थी। और इस कमी को कभी भी ज़ैबुन्निसा ने दूर करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि और भी बढ़ा लिया था। क्या देख रही हो बेटा? नाइमा बेगम ने उसके पास बैठते हुए
उसका रुखसार थपका, कुछ नहीं। उसने सर झुका लिया। अपने छोटे भाइयों से नहीं मिलोगी? भाई? अमल के दिल को कुछ हुआ। वो बहन और भाई के रिश्ते से महरूम थी, इसलिए ये रिश्ता चौंका गया। हैनान और सुफियान अंदर आओ, नाइमा बेगम ने आवाज दी। वो कॉरिडोर से गुजर रहे थे। यस मम्मा। वो दोनों फौरन मुअद्दिब से अंदाज में अंदर दाखिल हुए। दोनों की उम्र 14 और 15 साल थी। अपनी आपी से मिलो। अस्सलाम वालेकुम अमल आपी। वो काफी शौक और इश्तियाक से करीब चले आए थे और दोनों ने ही सलाम के लिए अपना हाथ बैक वक्त आगे बढ़ाया था। वालेकुम अस्सलाम। अमल ने बेसाख्ता उठकर दोनों की पेशानी चूम ली। तुम दोनों बहुत क्यूट हो। आखिर भाई किसके हैं? हिनान ने तेजी से लुकमा दिया। अमल हंस पड़ी थी। उनकी नोक झोंक से सभी महजूज होने लगे। चलिए ना अमल आपी, अंदर चलें। वो इसरार कर रहे थे। अमल इनकार ना कर सकी और उठकर चली गई और अमल को दूर तक देखने के बाद मुराद हसन ने जावियार को देखा था। उनकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। क्या बात है मामू, ये आंसू किस लिए? जावियार उनके करीब ही बैठा हुआ था। उसने उनके कंधे पे हाथ रखते हुए हैरानी से पूछा, ये आंसू तुम्हारे एहसानमंद है बेटा, तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। तुमने मुझे हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए खरीद लिया है। मैंने तो बस डॉक्टर के मशवरे पे मजबूरन ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से हमेशा फिक्रमंद ही रहा। मेरे दिल में अजीब सा डर और वहम आते रहते थे। मुझे लगता था कि तुम भी एक दिन मुराद हसन बन जाओगे, तुम भी सब्र बर्दाश्त का दामन छोड़ बैठोगे, लेकिन तुम्हारी नरमी और मुस्तकिल मिजाजी ने मुराद हसन को शर्मिंदा कर दिया है। मैं ज़ेबुन्निसा के रवैये पे गुस्से में आ जाता था, समझाने की कोशिश करता था, वो नहीं समझती थी तो उसे उसके हाल पे छोड़ देता था। और यही कोताही बड़ी दरार बन गई, जबकि तुमने अपनी नरमी, अपना तहम्मुल, अपनी बर्दाश्त आजमा कर सब कुछ जीत लिया है। मुराद हसन बोलते जा रहे थे और उनके आंसू भी मुसलसल बह रहे थे। मामू प्लीज, जो हो गया सो हो गया। आप सब बातों को भूल कर सिर्फ आज को याद रखें। आज पे ध्यान दें। मैंने अगर अमल के लिए कुछ किया है तो ये आप पे एहसान नहीं किया, बल्कि खुद पे एहसान किया है। सब कुछ अपनी खातिर किया है, क्योंकि वो मेरी बीवी है। मुझे उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। उसकी बेहतरी मेरे घर, मेरे बच्चों, मेरे लिए है। अंदर दाखिल होते अमल ने जावियार का जुमला सुन लिया। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ दो लोगों की जिंदगियों पे मुहित नहीं होता, बल्कि आने वाली कई नस्लें जेर असर आती हैं, जैसे आपकी जिंदगी का असर अमल पे हुआ। और जरूरी नहीं कि हर अमल मुराद को ज़ावियार जैसा मेहरबान हमसफ़र मिले। ये तो तुम ठीक कह रहे हो, ज़ावियार जैसा मेहरबान हर किसी को नहीं मिलता। नाइमा बेगम ने तायीद की थी। और जिसको मिलता है वो उसे संभाल-संभाल कर रखता है, अमल ने एतमाद से कहा। ज़ावियार उसकी बात पे मुस्कुरा दिया था और उनकी अपनी बातों के दौरान बाकी मेहमान भी आना शुरू हो गए। अमल नाइमा बेगम के साथ सबको वेलकम कह रही थी। मम्मी का इलाज कहाँ तक पहुंचा? अमल जावियार के सीने पे सर रखे सुकून से लेटी उसके मोबाइल से इनबॉक्स चेक कर रही थी। कुछ ख्याल आने पे बेसाख्ता पूछ बैठी, मम्मी? कौन सी मम्मी? जावियार ने हैरत से कहा और अमल ने उसके सीने से सर उठा के उसकी आंखों में देखा था। मेरी मम्मी? तुम्हारी मम्मी का इलाज? क्या मतलब? वो हैरान हो रहा था। क्या तुम मुझे अब भी पागल ही समझते हो? अमल उसके ऊपर झुकी उसकी आंखों में झांक रही थी। जावियार को नजर चुरानी पड़ गई। पागल तो तुम हो ही, वो छेड़ते हुए बोला। तुम ये भूल रहे हो कि मेरा पागलपन दूर करने वाले भी तुम ही हो। अफसोस कि मैंने ऐसा क्यों किया, वो तआस्सुब से बोला। अफसोस कि तुम ऐसा ना करते तो मैं तुम्हें पागल कर देती। वो हंसी थी। वो तो तुम अब भी कर रही हो। जावियार ने उसके अंदाजे कुर्बत के समत इशारा किया था। वो तो मैं आइंदा भी करती रहूंगी। वो जरा भी नर्वस नहीं हुई थी। लगता है कुछ बेशर्म सी हो गई हो, वो शरारत से बोला और अमल ने उसके बाल दोनों मुट्ठियों में दबोच लिए थे। अगर शर्म करूंगी तो तुम कहोगे शर्माती रहती हो, और अगर नहीं करती तब भी तुम ताने दे रहे हो। ताने नहीं दे रहा, तुम्हें तुम्हारी क्वालिटी बता रहा हूँ। जावियार अपने बाल छुड़ा रहा था। मैं अपनी हर क्वालिटी जानती हूँ। ये तो नजर आ रहा है। वो फिर छेड़ने से बाज नहीं आया था। जावियार बच जाओ। यार बच के क्या करूंगा? अच्छा छोड़ो, ये बताओ मम्मी का इलाज कैसा जा रहा है? वो ठीक हो सकती हैं? अमल ने संजीदगी इख्तियार करते हुए कहा। वो जानती थी कि जावियार किसी को भी बताए बगैर ज़ैबुन्निसा का इलाज करवा रहा है। घर में भी किसी को खबर नहीं थी और अमल भी शायद इस चीज़ से बेखबर रहती, लेकिन उसने जावियार को फ़ोन पे डॉक्टर के साथ बातें करते हुए सब सुन लिया था और दिल ही दिल में जावियार की मशकूर थी। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? वो आहिस्तगी से बोली। हाँ, क्यों नहीं? कब? जब तुम कहो। कल? ओके यार, कल ही सही। उसने कंधे झटके। जावियार, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तुम जैसा मेहरबान वाक़ई किसी खुशकिस्मत लड़की को ही मिल सकता है, और मैं अपनी खुशकिस्मती पे नाज़ करती हूँ कि मुझे तुम जैसा मेहरबान मिला, तुम जैसा हमसफ़र मोहसिन मिला। तुमने अमल मुराद को उसकी ज़ात के होने का यकीन बख्शा है। तुम सारी दुनिया से और सारे मर्दों से अच्छे हो, यहाँ तक कि मेरे बाप मुराद हसन से भी ज़्यादा अच्छे हो। वो उसके सीने से लगी बोलती जा रही थी और ज़ावियार पलके मूंदे अपनी मेहनत, अपने सब्र और बर्दाश्त का समर वसूल कर रहा था। उसके दिल पे सुकून की ठंडी मीठी फुहारें
बरस रही थीं और अमल अपनी मोहब्बतों के एतराफ़ कर रही थी। आज वो उसे अपनी तमाम रज़ामंदियाँ सौंप चुकी थी। आज उनकी ज़िंदगी की पहली भरपूर रात थी और इस खुशगवार महकती रात की सुबह भी यकीनन रोशन ही होती, क्योंकि उन्होंने उसके लिए सब्र बर्दाश्त भी तो बहुत किया था। अब अब इनाम मिलना तो हक़ था उनका। ख़त्म शुद।